शुरुआत होती है मॉर्निंग गरम गरम चाय से। आप उसके अंदर शक्कर डालो या न डालो, दोनों की वजह से ही आपकी शुगर बढ़ने वाली है। और अगर उसके साथ बिस्कुट या रस्क ले रहे हैं, उनके अंदर भी जो ऑयल है और मिल्क सॉलिड्स हैं वो हमारी शुगर भी बढ़ा रहे हैं। एक पराठा 5 चम्मच शक्कर है, 2 इडली, 1 डोसा, 2 पूरियां जो छोटी छोटी होती हैं वो भी 5 चम्मच शक्कर। नाश्ते में 5 से 10 चम्मच शक्कर खून में चली जाती है। मैं डायबिटिक हूँ और मैं फास्ट नहीं कर सकता हूँ। अरे दया आती है उन सभी को जिनके अंदर इस बिलीफ ने घर बना के रखा हुआ है। जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम खाने का ही तो है। तो नहीं खाएंगे तो बेस्ट है। बेस्ट। फास्ट से दूर न भागे, डायबिटीज के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है साबूदाना, जो कि सबसे गलत चीज है, बहुत शुगर बढ़ाती है। उपवास का मेन गोल क्या होता है? उपवास का मेन गोल है कि शुगर ना बढ़े। तेल बोलते हैं बहुत जरूरी है। 4 आदमी के लिए 4 लीटर ये कॉमन है, तो 1 लीटर को डिवाइड कीजिए आप 30 दिनों से, आता है लगभग 7 चम्मच। 7 चम्मच तेल पी रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि हम घर में तेल कम इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज के फाउंडर, होलिस्टिक डायबिटीज रिवर्सल के दुनिया में एक लीडिंग वॉइस हैं। एमबीबीएस डॉक्टर होने के साथ साथ उन्होंने डायबिटीज केयर और इनर वर्क मोडालिटीज में एडवांस ट्रेनिंग ली है। अब तक वो 16,300 प्लस लोगों को इंसुलिन और डायबिटीज मेडिकेशन से फ्री कर चुके हैं और हजारों लोग ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज रिवर्स कर चुके हैं। सर, कहा जाता है मिलेट्स बेटर है राइस से, क्या ये ट्रू है? जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं फिंगर मिलेट, उसका 75 के आसपास जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चला जाता है, जो कि व्हाइट राइस से भी ज्यादा है। ये मिस्टेक न्यूट्रिशनिस्ट के लेवल पे भी होते हुए देखते हैं हम, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स रेकमेंड करते हैं कि आप लोग रागी खाइए। करेक्ट, मेरे फादर को रेकमेंड किया गया था बैंगलोर में। डायबिटिक्स क्या ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं? भाइयों बहनों, अभी आप एक ग्रेन पचा नहीं पा रहे हो तो मल्टीग्रेन कैसे हैंडल करोगे? ब्राउन ब्रेड बहुत बार व्हाइट ब्रेड ही होता है, उसमें बस थोड़ा कैरामल डाला हुआ रहता है। घर पे एक मेजरिंग टेप होता है, उसको लीजिए और कमर के इलाके में नापिए उसको। अगर आपका 66 का हाफ मतलब 33 के ऊपर है तो खुद को डायबिटिक समझिए। तो हम हॉर्स स्टांस में खड़ा करते हैं। आपका डबल शोल्डर डिस्टेंस के आसपास आपने 45 डिग्री दूर ऐसे आपके दोनों पैर रखने हैं, मुट्ठी बनानी है ऐसे, और ये पंच मारना है, ये पंच मारना है। और हम देखते हैं कि मैक्सिमम डायबिटिक्स ये जो मूवमेंट है कर ही नहीं पाते। सोने का समय जितने भी पेशेंट से बात करो जब शुरुआत में आते हैं वो 11, 11:30, 12 के आगे ही है। बच्चों का, माता पिता का, अब तो दादा दादी का भी हो गया है सही में। और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर। 5 पिस्ता खा लो, 5 पिस्ता से भी नींद इंप्रूव हो जाती है, या थोड़ा घी यहाँ पे लगा लो। उनका 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आज 90 प्लस कंट्रीज तक पहुंच चुका है, जिससे 200 मेंबर की डेडिकेटेड टीम और मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स का सपोर्ट है। उनका मिशन बिल्कुल सिंपल है, लार्ज स्केल सस्टेनेबल मेटाबॉलिक फ्रीडम पॉसिबल बनाना। हमें खुशी है बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट पर डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी का स्वागत करते हुए। फिर परमल है, पॉइंटेड गार्ड, जो मैक्सिमम लोग भूल ही गए हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं। उसका तो मेटफॉर्मिन की तरह इफेक्ट आता है। रिसर्च प्रूवन है, जबान को अनाज, रोटी या चावल टच न करने दे शुरुआत में। शुरुआत सैलेड, डायरेक्टली सब्जी, डायरेक्टली दाल, 3, 4, 5, 8, 10 निवाले। कई लोगों को पता नहीं है कि रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो व्हाइट राइस से भी ज्यादा है। एक रीसेंट मेजर स्टडी के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज है, जो कि लगभग 9 में से 1 इंसान को डायबिटिक बनाता है। और अनदर 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, और ये नंबर करीबन 15 से 16 करोड़ हो सकता है आने वाले सालों में। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि 14 से 18 साल के बच्चों में ये रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि डायबिटीज़ को, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपको देना चाहेंगे एक ऐसा डायबिटीज रिवर्सल मास्टर क्लास जिसको फॉलो करने के बाद आप घर बैठे अपनी डायबिटीज रिवर्स करने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। हम बात करेंगे कौन से फूड्स आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। जैसे कि जब आप खाने के पहले लेमन वाटर लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नोटिसेबली कम होता है। या फिर 25% फॉर्मूला वाला डायबिटीज रिवर्सल डाइट प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, जो आप मॉर्निंग टू नाइट फॉलो कर सकते हैं। ऐसे कौन से लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं, योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो आपके डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी में आपकी मदद करेगा। जैसे कि क्या आप जानते थे अगर तो आप खाने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप
आपके ब्लड शुगर लेवल्स 30% कम हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, आई बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। Namaskaram, Dr. Pramod Tripathi. Namaskaram ji. Welcome to Body to Being. It's such a pleasure to have you. All a delight to speak with the yogini and all the good work that's happening through this podcast. मैं आपकी fan बन चुकी है. I watched one of your podcasts and I said, here is a doctor जो he's terrific at communication, he's terrific with his tips and he's a terrific doctor. So बहुत मैं excited हूँ क्योंकि मैं content creator / doctor / एक diabetes reversal expert से बात कर रही हूँ. तो आज हमारे viewers आपसे जानना चाहेंगे एक डायबिटीज़ रिवर्सल मास्टर क्लास जिससे वो घर बैठे बैठे अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकें, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आगे जाके वो डायबिटीज़ का शिकार न बने। अभी ना इस ज़माने में इंसुलिन अवरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस तो काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, लेकिन इंसुलिन अवरोध के नीचे बहुत सारी परतें हैं। तो गहरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सभी को। पहली गहरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि जिस जगह पर ग्लूकोज का बर्निंग होता है वो है सबसे अंदर की बात। अगर वो जगह है हम ठीक कर सके तो फिर ग्लूकोज को अच्छे से बर्न कर पाएंगे, जला पाएंगे, और अपने आप उसके साथ डायबिटीज़ जिसमें शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाता है खून में, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। डाइट से स्टार्ट करें बिल्कुल सर जी। तो सर स्टेटिस्टिक्स के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज़ तकरीबन 10 करोड़ लोगों को है इंडिया में। और टाइप 2 डायबिटीज़ माने कि ये पैदाइशी नहीं है, या आपके खान पान में दिक्कत है, आपके लाइफस्टाइल में दिक्कत है, आपकी गट हेल्थ इशू है, तो इन सब के कारण आपने खुद ही अपने आप को एक तरीके से डिजीज़ दे दी है। तो आई थिंक इसलिए कहा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, करेक्ट? तो अगर तो हम अभी खाने से स्टार्ट करें, मैं एक ये ऑल्सो उन लोगों के लिए जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं है, तो वेरी सिंपलिस्टिकली पुट ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे हमारी शुगर लेवल बढ़ती है, जो हमको पता नहीं है, जो हम समझते हैं कि हेल्दी है बट एक्चुअली हमारी शुगर लेवल्स उससे अफेक्ट होती हैं। तो मॉर्निंग टू नाइट अगर तो आप व्यूअर्स को बता सकें। मॉर्निंग टू नाइट गलतियाँ ही गलतियाँ हो रही हैं घर घर में, जाने अनजाने में। शुरुआत होती है मॉर्निंग, क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग, तड़कती फड़कती गरम गरम एक प्याला चाय से, जिसके अंदर जब तक डायबिटीज़ नहीं है हम शक्कर डालते हैं। डायबिटीज़ होने के बाद हम सोचते हैं चलो शक्कर को हटा देंगे और फिर उसके जो भी दुष्परिणाम है वो नहीं होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। आप उसके अंदर शक्कर डालो या न डालो, दोनों की वजह से ही आपकी शुगर बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मिल्क है, मिल्क के अंदर IGF है, IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन जहाँ चिपकने का काम कर रहा है वहाँ पर जाके चिपकेगा, इंसुलिन को काम नहीं करने देगा तो ताला खुलेगा नहीं, और ताला अगर खुलेगा नहीं तो खून की शक्कर अंदर नहीं जाएगी। तो सुबह सुबह जो रेगुलर मिल्क टी या कॉफ़ी देश भर हम ले रहे हैं, वहीं पर पहले बॉल पे ही बुमराह के यॉर्कर आ रहा है और क्लीन बोल्ड हम आउट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनकी दिन भर की शुरुआत बिना चाय के हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट अभी जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडियो में, मुझे कोने कोने से ग्लांसेस आ रही है, मतलब हमने भी चाय बंद करनी है क्या? तो चाय नहीं बंद करनी है आपने, बस रेगुलर मिल्क की जगह पे आप आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क या कोई भी नट मिल्क, सीड मिल्क डाल दीजिए तो आपकी शुरुआत ठीक रहेगी। पहला बॉल ऑफ द क्रिकेट मैच आउट होने वाला चाय कॉफ़ी ये, और अगर उसके साथ खुदा ना खास्ता हम बिस्कुट ले रहे हैं या बिस्किट ले रहे हैं और वो भी कम या रस ले रहे हैं या आप कम शक्कर वाले सोच के ले रहे हैं, तो जान लीजिए उनके अंदर भी जो ऑयल है और मिल्क सॉलिड्स हैं वो हमें बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, वो हमारी शुगर भी बढ़ा रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट सभी से है कि जब हम खाने की बात करेंगे तो उसमें शुगर बढ़ना ये एक प्रॉपर्टी रहेगी जो हमें डेफिनेटली ट्रैक करनी है, लेकिन जो जो एसिड या सूजन बढ़ा रहा है वो भी इनडायरेक्टली शुगर ही बढ़ाएगा, ये याद रखना है। जो जो खान पान एसिडिक है मतलब शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना है, नॉन मेडिकल, ताकि सभी को समझ में आ जाए, तो बस आसपास देख लीजिए कि कोई दरवाज़ा या खिड़की है जो लकड़े से बनी हुई है, और यही लकड़े की खिड़की या दरवाज़ा, इसके ऊपर अगर बारिश का पानी आ जाए तो वो दरवाज़ा या खिड़की जल्दी खुलेगी और बंद नहीं होने वाली है, वो अटक जाएगी। इसी प्रकार ये 60 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर जो 5 से 10 लाख ताले हैं
वो अगर थोड़े थोड़े फूल गए उस चाय से या नाश्ते में जो भी हम बात करेंगे उससे, तो वो जो खा रहे हैं वो एक लेवल पे शुगर बढ़ा रहे हैं, वो तो हम चेक करना ही है। लेकिन जो एसिड या सूजन बढ़ा रहा है उसकी तरफ और चौकन्ना होना है, क्योंकि हम उसको समझेंगे कि ये इसमें तो शक्कर है ही नहीं। तो इसका अभी सपोज मैंने ब्लैक टी ले ली या मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली, तो वो उसमें तो शक्कर है ही नहीं, बट फिर भी वो एसिड बढ़ा सकता है। क्योंकि आपने चेक किया होगा और काफ़ी इंटरनेट पे कुछ ना कुछ चलते रहता है कि अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी ले ली और फिर खाना खा लिया तो शुगर स्पाइक हो जाती है। अरे ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एसिड और सूजन ने कहीं तो भी वो जो रिसेप्टार्स हैं, जो ताले हैं, वो खोल बंद नहीं हो रहे हैं ठीक से, इसलिए शुगर बढ़ रही है। तो ये ध्यान में रखना है। तो चाय कॉफ़ी से आगे बढ़ते हैं, बिस्कुट रस्क से आगे बढ़ते हैं, नाश्ते की ओर जाते हैं। नॉर्थ में रहेंगे तो पराठा खाएंगे, साउथ में है तो इडली डोसा खाएंगे, वेस्ट में है तो शायद कभी ढोकला खा लेंगे, पोहा खा लेंगे, मिड ऑफ इंडिया में भी पोहा उपमा, कभी कभी ईस्ट में जाएंगे तो पूरी खा लेंगे। जो भी हम खा रहे हैं वो सब का सब हमारा शुगर और एसिड दोनों बढ़ा रहा है, दोनों बढ़ा रहा है। क्योंकि पोहा वाइट राइस से बना हुआ है जो पफ किया था। सबसे पहले राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसके ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, वाइट राइस बना दीजिए तो उसका जीआई और बढ़ गया। फिर उसको फुला लें, पफ कर लें तो उसकी शुगर और जल्दी अब्जॉर्ब होने वाली है। और फिर उसको आप भिगो के फिर पोहा बनाएंगे तो उससे तो शुगर शूट होने ही वाली है। उपमा रिफाइंड गेहूँ है, गेहूँ का जीआई भी मीडियम के आसपास आता है, लेकिन जैसे उसको रिफाइन करते हैं, रवा बनाते हैं उसका, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, तो उपमा से भी शुगर बढ़ जाती है। पराठे में भी हम गेहूँ यूज़ कर रहे हैं जिसका मीडियम जीआई है। क्वांटिटी का भी इम्पोर्टेंस रहता है कि अगर आपने कम क्वांटिटी में खाया है तो उतनी शुगर नहीं बढ़ेगी। जैसे एक छोटा पराठा है लेकिन आपने वही 3 पराठे खा लिए तो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है, तो उससे भी शुगर बढ़ेगी। प्लस उसके साथ क्या जा रहा है, अगर आलू जा रहे हैं, आलू पराठा है, तो फिर उससे भी शुगर बढ़ने ही वाली है। तो मुझे शायद अभी कुछ लोगों को इच्छा होगी कि मैं ये चैनल बंद कर देता हूँ, पॉडकास्ट में रोक देता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ही बंद करने वाला डॉक्टर लग रहा है। ऐसा नहीं है, थोड़ा रुकिएगा, टेंशन मत लीजिए, बस पहले समझ लीजिए। क्योंकि डाउन साउथ जो वाइट राइस इडली है या वाइट राइस का डोसा है या कभी कभी रागी का भी डोसा रहता है, और ये कई लोगों को पता नहीं है कि रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डोसे में जो यूज़ होता है, रागी एकदम रिफाइंड रागी, वो वाइट राइस से भी ज़्यादा है। 75 के आसपास जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स रागी डोसा का। और शुगर के स्पून्स के हिसाब से देखें तो शुगर के स्पून्स के हिसाब से देखें तो बहुत सिंपल है। एक प्लेट पोहा जो है उसके अंदर लगभग 5 चम्मच शक्कर के बराबर शक्कर रहती है। आप कोई बोलेगा हिसाब लगा के बताओ, तो सिंपल है, जो एक प्लेट पोहा है जो पफ किया हुआ है, या एक रोटी ले लीजिए पराठे के हिसाब से, उसके अंदर लगभग 30 ग्राम अनाज होता है, 30 ग्राम्स, चावल हो या गेहूँ हो, और वो 80% कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब शक्कर ही है। और अगर उसका नंबर 24-25 तक आ रहा है तो एक चम्मच 5 ग्राम रहती है, तो 25 ग्राम डिवाइड बाय 5 ग्राम्स तो 5 चम्मच। तो जब आप पोहा देखते हैं तो 5 चम्मच शक्कर देख रहे हैं और वो खा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। या उपमा भी सेम ही है, 5 चम्मच शक्कर है, 2 इडली 5 चम्मच शक्कर है, 1 डोसा 5 चम्मच शक्कर है, 2 पूरियाँ जो छोटी छोटी होती हैं वो भी 5 चम्मच शक्कर, उसमें तेल भी भरपूर है। हमारे चाय या कॉफ़ी में भी 2 चम्मच शक्कर होती है। जान के हैरानी होगी कि पराठा भी एक स्वीट डिश है, क्योंकि उसके अंदर 7 से 8 चम्मच शक्कर है। 50 ग्राम के आसपास गेहूं का वजन होता है और उसका 80% मतलब 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है जो शक्कर में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए वो बहुत बड़ी स्वीट डिश है। तो ऐसे हमारा सुबह सुबह नाश्ते में 5 से 10 चम्मच शक्कर खून में चली जाती है। तो जब आप पोहा, उपमा, इडली, डोसा खा रहे हैं और कभी कभी कॉम्बिनेशन में ज़्यादा भी खा रहे हैं, तो आप 5, 10, 15 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं खून में इमीडिएटली अगले आधे घंटे में। इसलिए आपके शरीर को, आपके पैनक्रियाज को 5 से 10 गुना इंसुलिन बनाना पड़ता है ताकि ये शुगर 100 से 500 ना चली जाए, क्योंकि 500 को तो आपको अस्पताल भागना पड़ेगा, और 1000 तो बिल्कुल जाना ही नहीं, क्योंकि 1000 तक पहुंच गए तो अस्पताल जाने के लिए टाइम भी नहीं रहेगा आपको, आप रास्ते में ही पता नहीं कहाँ घूमने चले जाएंगे। तो
2 रोटियां या 2 प्लेट पोहा या 4 इडली हमें बड़े दर्शन दिखा सकती है लेकिन मिलते नहीं है वो बड़े दर्शन, क्योंकि पैनक्रियाज है, इंसुलिन है, फटाफट उसको खींच के नीचे लाता है और फिर ऐसे गाड़ी चलती है। फिर लंच का समय आता है, लंच में हमारी 2 रोटियां रहती है, थोड़ी बहुत दाल, 2-4 ककड़ी के टुकड़े और छोटी सी सब्ज़ी या कुछ ले लेते हैं। लेकिन अभी जो रिसर्चेस आ रही इंडिया की, उसमें भी पता चल रहा है कि प्लेट में ऑलमोस्ट 50-60% हम अनाज ले रहे हैं, मतलब रोटी और चावल। और काफ़ी लोगों को आदत रहती है कि थोड़ा सा चावल चाहिए एंड में, वरना वो समाधान, जो शांति होती है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो 2 अनाज जो मिक्स करते हैं उम्र के 20-25-30 साल के बाद, और उतनी शक्ति नहीं है वो 2 अनाज को हज़म करने की, तो धीरे धीरे कमर का घेरा बढ़ना और हर साल 1-8 किलो बढ़ना, और फिर उम्र के 40 तक जो 60 साल के थे वो 80 साल के हो जाना, ये बहुत कॉमन देख रहे हैं हम। और वो धीरे धीरे स्लो क्रॉनिक कैलोरिक एक्सेस कहा जाता है। मतलब धीरे धीरे हम कैलोरी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खा रहे हैं और कम जला रहे हैं, और इसके साथ थोड़ा सा जेनेटिक प्रॉब्लम, अगर हम त्वचा के नीचे चर्बी कम जमा कर पा रहे हैं, जो इंडियंस में जेनेटिक प्रॉब्लम है, और मसल्स के अंदर चर्बी जल्दी जा रही है एज ए इंडियन या साउथ एशियन, तो फिर डायबिटीज़ जल्दी ट्रिगर हो रहा है, जब लिवर में और पैनक्रियाज में भी चर्बी जल्दी पहुंच जाती है। तो वही चाय, वही पोहा उपमा, इडली डोसा ढोकला पराठा, और वही रोटी सब्ज़ी लंच में और डिनर में, और वापस एक आध चाय दोपहर को 4 बजे, क्योंकि काम पर हैं, और फिर थोड़ी नींद आती है खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने में भी थोड़ा अनाज का प्रमाण ज़्यादा रहने की वजह से शुगर जल्दी शूट होती है। मतलब क्या होता है ना, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो 2 रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी, दाल नहीं रहती है, सैलड भी नहीं रहता है, ये बड़ा कॉमन है। करेक्ट। तो उससे शुगर सर्ज होता है, और जितने जल्दी शुगर सर्ज होगा उतने जल्दी आपका इंसुलिन का भी सर्ज होने वाला है, और जैसे ही इंसुलिन सर्ज होगा, इंसुलिन का सोपोरिफिक इफेक्ट होता है, मतलब टाना ना 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 नींद आने वाला। 1:30 बजे खाना खाया है तो 2:30 बजे तक सिस्टम थोड़ा ढीला होने लग जाता है। फिर 3 बजे चाय चाहिए थोड़ा तरोताज़ा फील करने के लिए, और वो ठीक है थोड़ी देर के लिए आपको ताज़ा फील करवा सकती है, लेकिन वापस शुगर स्पाइक के द्वारा ही रहता है वो। तो दिन भर का प्रोग्राम ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में, इसीलिए 10 करोड़ डायबिटिक्स, और आपने 13.5 करोड़, ये 10 करोड़ के अलावा प्री डायबिटिक्स है। अब तक मैंने जो दिनचर्या के बारे में बात किया है, उसमें से एक मेन आइटम जो एकदम छुपा हुआ है वो बोला ही नहीं है। अच्छा। खाने को ही समझते हैं। मैं गेस करती हूँ। हाँ। ठीक है, मैं गेस करती हूँ। ऑमलेट? नहीं। एग? नहीं, उससे शुगर नहीं बढ़ती है। जूस? जूस से शुगर बढ़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फ्रूट जूस है और फाइबर निकला हुआ है। मखाने से भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि पफ्ड है, लेकिन वो सीड है, पफ किया हुआ। ओके, तो सीड में इतनी शुगर नहीं। अच्छा, उससे बढ़ती है? मखानों से बढ़ता है? बढ़ता है टू सर्टेन एक्सटेंट बढ़ता है। और अगर उसमें मूरी है, जैसे कोलकाता में मूरी लेते हैं, या पफ्ड क्या उसको कहते हैं, मुरमुरा रहता है, बेल, हाँ, उससे तो बहुत बढ़ती है, क्योंकि वो वाइट राइस पफ्ड होता है। लेकिन एक चीज़ जो दिन भर में थोड़ी थोड़ी जा रही है, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, क्या आप गेस कर पाएंगी? तेल? यस, यू आर राइट। और तेल की कहानी अगर बताओ ना, तो जो ऑडियंस है ना, वो ऐसे चेयर में से ठप करके मतलब उड़ सकती है टाइप्स, क्योंकि तेल की कहानी इस देश में बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे सामने जब भी पेशेंट्स आते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ रिपोर्ट्स में मैं पहले जाऊँगा, क्योंकि नंबर्स टेल मी अ स्टोरी। आपके जो नंबर्स हैं, इंसुलिन का हो, HSCRP का हो, HbA1c का हो, और मेन जो नंबर होता है तेल के लिए, वो है आपका ट्राइग्लिसराइड वर्सेस HDL का रेशो। सीधा मैं उधर ही पहले पहुंचता हूं कि आपके खून में ट्राइग्लिसराइड, मतलब अपना जो लिपिड प्रोफाइल है, उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक ट्राइग्लिसराइड नाम का एक आंकड़ा होता है। अब रहता है, लोगों को पता रहता है, हाँ 150 तक ठीक है, 250 तक गोली नहीं रहती, थोड़ा बहुत ये मालूम रहता है। लेकिन अगर हमको दिन भर में एक परिवार के अंदर कितना तेल जा रहा है वो चेक करना है, तो इसके जैसा बेहतरीन नंबर नहीं है और रेशो नहीं है। तो सब लोग जो देख रहे हैं ध्यान से सुने। ओके, ट्राइग्लिसराइड और HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का रेशो होना चाहिए 2:1। मतलब अगर आपका HDL 40 है तो ट्राइग्लिसराइड 80 तक ठीक ठाक है।
लेकिन अभी इतने रिपोर्ट्स देखे हुए हैं और रोज़ देखते हैं, और मैं ही नहीं, हमारी पूरी डॉक्टर की टीम देखती है, हार्डली, मैं बोलता हूँ हार्डली 2 से 4% लोगों का ये रेशियो 2 के अंदर रहता है, क्योंकि इस देश में धीरे धीरे करके तेल जाता है। अब प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, जो मैं पेशेंट से आमने सामने रूबरू या फ़ोन पे है, वीडियो कॉल पे है, तो हम बात करते हैं, उनको पूछता हूँ कि आपका ये रेशो तो गड़बड़ है, 2 के ऊपर है, ये एक स्टोरी बता रहा है कि शायद आपके घर में तेल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, नहीं नहीं नहीं, हम अभी बिल्कुल कॉन्शियस हो गए, हम कम तेल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कम हो गया। बोला ठीक है, मैथमेटिक्स लगाते हैं, हिसाब करते हैं, मुझे बताइए आप कितने लोग रहते हैं घर में? तो बोलते हैं हम 4 हैं, कभी 3 है, कभी 5 है, बट यूजुअली एवरेज 4 है। मतलब बहुत बढ़िया। और तेल कितना लीटर इस्तेमाल होता है महीने में, वो बताइए। तो बोलते हैं हाँ, थोड़ा जो हस्बैंड है उनको तो पता नहीं रहता है, यूजुअली लेडीज़ को पता रहता है, तो बोल देती है हाँ 3.5 लीटर या 4 लीटर हो जाता है हमारा। मतलब चलो थोड़ा घी भी ऐड कर दो उसमें, और कुछ है पाव किलो आधा किलो बटर है तो वो भी ऐड कर दें। तो अगर आप मोटा माटी हिसाब लगाओ और एवरेज बताऊं, जो कई कंसल्ट्स में से निकला हुआ है वो है 4 आदमी के लिए 4 लीटर, एवरेज बोल रहा हूँ। कभी कभी ज़्यादा भी होता है, 5 लीटर भी होता है, कभी कभी 3 लीटर भी रहता है, लेकिन 4 आदमी के लिए 4 लीटर ये कॉमन है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति के पीछे 1 लीटर, सिंपल हिसाब, बहुत बढ़िया। 1 लीटर महीने भर में यहाँ से गया, लिवर में घुमा, खून में उतरा, तो देखते हैं दिन भर में कितना जा रहा है। तो 1 लीटर को डिवाइड कीजिए आप 30 दिनों से, 1 लीटर डिवाइड बाय 30 आता है 33 ml। बोला चलो चम्मच में गिनते हैं इसको, तो 33 ml को हम चम्मच में गिनना जब शुरू करते हैं तो आता है लगभग 7 चम्मच। फिर मैं बोलता हूँ विजुलाइज कीजिए कि आप रोज़ ठपक 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 ऐसे 7 चम्मच तेल पी रहे हो, और मुझे बोल रहे हो कि हम घर में ना तेल कम इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 चम्मच आपका ट्राइग्लिसराइड HDL रेशो ख़राब कर रहा है, और ये वो थोड़ा सा पोहा में, थोड़ा सा पराठा में, थोड़ा सा सांभर में, थोड़ा सा भिंडी की सब्ज़ी में, थोड़ा सा दाल में, दिन भर धीरे धीरे करके जा रहा है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। वो 2 चम्मच पे लेके आइए, 7 चम्मच सही नहीं है। 10 ml रोज का एक व्यक्ति के पीछे करेंगे तो 300 ml एक व्यक्ति के पीछे, महीने भर का तेल का कोटा खत्म। तो 3 लोगों के पीछे 1 लीटर तेल है, एक व्यक्ति के पीछे 1 लीटर तेल गलत है। कौन सा भी तेल हो, अभी वो तो जानकारी काफ़ी लोगों तक पहुंच ही गई है कि फिल्टर तेल इस्तेमाल करना है, कोल्ड प्रेस इस्तेमाल करना है, रिफाइंड नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर क्वांटिटी में ही गड़बड़ है, आप फिल्टर्ड या कोल्ड प्रेस का भी क्वांटिटी 6, 7, 8 चम्मच ले रहे हो, तो वो गलत है। और वही तेल सिर्फ खून में नहीं घूम रहा है, वो धीरे से फिर लिवर में भी चिपक रहा है, वो धीरे से पैनक्रियाज में जा रहा है, मसल में भी जा रहा है, और आपका डायबिटीज़ मतलब शुगर बढ़ा रहा है। सर मेरा सवाल तेल को लेकर ये है, तेल बोलते हैं कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? इट्स लाइक अ ल्यूब्रिकेशन। एंड मुझे याद है टाइम 90s का, जब हमने घी को बहुत बैश किया था। आज वही सारे लोगों को आर्थराइटिस है। तो कहीं ना कहीं हम जब तेल कम खा रहे हैं या घी या ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट्स कम खा रहे हैं, डोंट यू थिंक कि वो हमको प्रीमेच्योरली आर्थराइटिस या हड्डियां रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ भी ले जा रही है? और ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट मुझे कहीं से पता चला कि लोग कोकोनट तेल, फॉर एग्जाम्पल, आप खाली पेट 2 चम्मच कोकोनट तेल लेते हैं, इट्स सपोज टू बी गुड फॉर थायराइड, सो आई हैव हर्ड। आप उसको ले भी सकते हैं, वो आपका ल्यूब्रिकेंट एजेंट भी होता है। कई लोग कॉन्स्टिपेशन होता है तो गर्म, हम कहा जाता है कि आप गर्म पानी लीजिए, उसमें पिघला के थोड़ा घी डाल दीजिए, आप पी लीजिए, तो उसमें कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपके? कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स मतलब कौन सी कॉन्टेक्स्ट में आप क्या ले रहे हैं उसको अहमियत है। कोकोनट ऑयल लिवर के लिए बहुत बढ़िया है, MCTs हैं, थायराइड के लिए भी बेहतर हो सकता है, मुझे उसके ऊपर देखना पड़ेगा। घी कई बार गर्म पानी के साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्लियरिंग के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है पूरे बॉडी का, और हर एक व्यक्ति अलग अलग है, अलग अलग शरीर की अवस्था में है, उम्र में है और बीमारियों में है। अगर डायबिटीज़ है जिसके साथ कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम टाइम ख़राब रहता ही है, उनको अगर हम तेल ज़्यादा देंगे तो उनको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनको सबसे पहले तो उनका लिवर के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, मसल के अंदर का तेल ही तो कम करना है। और लुब्रिकेशन जो जॉइंट्स का एक
क्या उसको बोलते हैं, सिद्धांत है, वो हमें ऑयली चीज़ों से, ऐसा थोड़ी बोल रहे कि ऑयली चीज़ पूरी बंद करनी है, नट्स हैं, सीड्स हैं, वो तो हम लेने ही वाले हैं, ओके, ओवरऑल डाइट अच्छा रखने ही वाले हैं। जो चीज़ अति है और जो हमें नुकसान दे रही है वो है, ओके। और ऐसा नहीं कि घी हमने बैश किया 1990 इसलिए आर्थराइटिस हो गया, नॉट नेसेसरी। आर्थराइटिस के भी कई कारण हैं। जो भी देखा है उसमें ओवरवेट लोग, ज़्यादा चलना या सिर्फ वॉकिंग पे ही सारा जोर रखना, इसकी वजह से भी घुटने के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, विदाउट इम्पोर्टेंस गिवन टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी वो रिसर्च से और पता चल रहा है कि लॉन्गेविटी करना है तो मसल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन जो है वो भी, मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ही तो है, तो आपका डाइट का भी करेक्ट, सारा अपेंडिसाइटिस, अर्थराइटिस, टॉन्सिलाइटिस, आइटिस, साइनसाइटिस, सारा इन्फ्लेमेशन ही तो है। तो इन सब में जब आपका एसिड बेस बैलेंस भी खराब हो चुका है बॉडी के अंदर, मतलब सारे घुटनों के प्रॉब्लम वाले लोग भी तो मिल्क टी ले ही रहे हैं ना, ऐसे भी ऑस्टियोपोरोसिस भी देखेंगे आप, तो उस पर भी बहुत रिसर्चेस हैं कि जो लोग रेगुलरली और ज़्यादा मिल्क ले रहे थे, नर्सेस स्टडी है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की है, उनके अंदर ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर आपका बॉडी एसिडिक है तो आपके खून के अंदर जो pH 7.4 रहना चाहिए वो अगर नीचे की ओर जा रहा है तो वो शरीर आपके हड्डी में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस हड्डी मसल से निकाल के आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा, क्योंकि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे 7.3 के आसपास भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमको 7.4 ही रहना है ब्लड pH। इसलिए सिंपलिस्टिक कंक्लूजन कि तेल कम हो रहा है या घी कम हो रहा है उसकी वजह से आर्थराइटिस है, इसमें ना जाए। कॉन्टेक्स्ट देखें, हर एक व्यक्ति का अवस्था देखें और वो हिसाब से ट्रीट करें। तो ट्रॉपिकल कंट्री में तेल का रोल रहने वाला है और हमेशा रहेगा और हमें इस्तेमाल करना है, बट हिसाब, अगर ट्राइग्लिसराइड HDL रेशो 2 के ऊपर है, पेट का घेरा ज़्यादा है, फैटी लीवर हो चुका है तो 2 चम्मच। हाँ, आप तगड़े हो गए हैं, फैट मसल ठीक ठाक चल रहा है आपका, आप 3 चम्मच कीजिए, 4 चम्मच कीजिए, 5 चम्मच कीजिए, किसने रोका है। जो फूड्स में कम शुगर है वो तो कंज्यूम करने ही चाहिए, बल्कि जो फूड्स फैट में लेस है वो भी कंज्यूम करने चाहिए एक डायबिटिक इंसान को। बिल्कुल। सो ऑल फूड्स विच आर लेस ऑन फैट वो मुझे कंज्यूम करने चाहिए। करेक्ट, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ शुगर प्रॉब्लम नहीं है, फैट प्रॉब्लम भी है। करेक्ट एंड एसिडिक ऑफ कोर्स आपने बोला था। और मैक्सिमम डायबिटिक्स में जो डायबिटिक्स बन चुके हैं उनके अंदर क्वालिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कम हो चुका है। तो अगर हमें अंदर से ठीक होना है तो सबसे पहले मसल्स के अंदर जहाँ पर ग्लूकोज को हम जलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करना है। दूसरी चीज़ जो हमें ठीक करनी है वो है मसल्स के अंदर जहाँ पर चर्बी, एक्सेस फैट जमा है, जिसको हम इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड कहते हैं। अगर ये बढ़ रहा है और बढ़ ही रहा है, 20 साल की उम्र में कमर का घेरा अलग है, 40-50 साल के आसपास कमर का घेरा बढ़ गया है और सिर्फ कमर पे चर्बी नहीं आई है, कुछ ये चर्बी हमारी मसल के अंदर भी आ गई है और ये चर्बी मसल के अंदर वाली हमारे इंसुलिन को ठीक से चिपकने नहीं देगी। जैसे ताले के अंदर अगर च्युइंगम लग गया हो तो वो ताला हम खोल नहीं पाएंगे और इंसुलिन रूपी जो हमारा हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकल रहा है उसका काम है कि मसल के ऊपर जो होल्स हैं, और 5 से 10 लाख होल्स हो सकते हैं, मतलब रिसेप्टार्स जो होते हैं उनका नंबर काफ़ी बड़ा रह सकता है हर एक मसल के ऊपर। तो ये इंसुलिन रूपी हार्मोन अगर अच्छे से चिपक नहीं पाया, क्योंकि अंदर चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो ये भी इंसुलिन अवरोध निर्माण करने वाला है। और ये करते करते लिवर जो है हमारा, जिसको हम जिगर कहते हैं, मुझे बहुत सालों के बाद पता चला कि जिगर का मतलब दिल नहीं है, जिगर का मतलब लिवर है। और लिवर का इम्पॉर्टेंस हार्ट से भी ज़्यादा है। जिगर में भी सेम प्रॉब्लम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉब्लम है, चर्बी का प्रॉब्लम है और जिगर के आसपास की जो बाहर की सेल की वॉल है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी ठीक करना है। तो मसल को ठीक करना है अंदर से, लिवर या जिगर को ठीक करना है अंदर से, और पैनक्रियाज को भी ठीक करना है, क्योंकि पैनक्रियाज में भी 1 ग्राम भी
चर्बी बढ़ जाए, 100 ग्राम के पैनक्रियास के अंदर की बात कर रहा हूँ, मेडिकल बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर रॉय टेलर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। आप जो भी आपका वज़न है 70 किलो, 60 किलो, 80, 90, 100 किलो, आपकी पैनक्रियास सिर्फ 100 ग्राम की ही है। और उस 100 ग्राम की पैनक्रियास के अंदर अगर 1 ग्राम भी चर्बी बढ़ जाए तो डायबिटीज़ होता भी है, और आपने अगर उसको पिघला दी तो वो डायबिटीज़ भाग भी सकता है। मुझे आप कुछ आइडियल लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स बताइएगा जो डायबिटिक्स कंज्यूम कर सकते हैं, पहले सवाल में। और दूसरे सवाल में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स डायबिटिक्स अननोइंगली करते हैं, उनको लगता है अरे मैं तो ये खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो हेल्दी है, बट एक्चुअली वो हेल्दी नहीं है। लो ग्लाइसेमिक, अल्कलाइन, क्योंकि हमारा वो भी फोकस है, और लो फैट, ये तीनों चीज़ों का हमें अगर कॉम्बिनेशन चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट फूड आइटम इज़ अ ग्रीन स्मूदी। हरे पत्ते, कोई भी एक बड़े हरे पत्ते जो लोकली अवेलेबल है, उसके साथ 2 छोटे हरे पत्ते जैसे पान, पुदीना, धनिया, करी पत्ता है, उसके अंदर थोड़ा लो ग्लाइसेमिक फ्रूट जिसमें भी बहुत सारे हैं, एप्पल, पेयर, गुआवा, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, चेरीज़, बेरीज़, एप्रिकॉट्स, बहुत सारे हैं वो, और थोड़ा दालचीनी, नमक, काला नमक, नींबू डाल के अगर आप सुबह सुबह लेंगे तो ये शुगर की कम बढ़ाएगा, एसिड भी कम करेगा, अल्कलाइज करेगा बॉडी को, फैट भी कम करेगा, और आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन इस पे हम दिन भर नहीं रहने वाले, ये स्टार्टर है, जैसे सुबह सुबह हमने ले लिया। ब्रेकफास्ट की ओर जाएंगे हम, तो ब्रेकफास्ट में आपने थोड़ा सैलड्स, स्टीम्ड सैलड्स स्पेशली, क्योंकि ठंड के मौसम में वो सूट करते हैं। स्प्राउट्स, वो भी स्टीम्ड हो सकते हैं, कुक्ड हो सकते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स दालों से बने हुए रहते हैं। दाल में 60% कार्बोहाइड्रेट है, अनाज में 80% कार्बोहाइड्रेट है, और स्प्राउट्स में जो भी 60% या टोटल उसका कैलोरी है वो 40% ही है, क्योंकि 60% और पानी आ गया है, तो 60% और 40% मतलब 24% ही उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर आप स्प्राउट्स में जाएंगे। प्लस वो जिंदा खाना है, मतलब इट्स द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस, हाई एंजाइमेटिक फूड विच इज़ हाईली अल्कलाइन ऑन अर्थ। तो अपने हज़म करने की क्षमता के हिसाब से मूंग स्प्राउट्स सबसे लाइट होते हैं, वो काफ़ी लोग नेचुरली खा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टीम या नेचुरल खा सकते हैं नॉर्मल। बाकी के स्प्राउट्स थोड़े कुक करने पड़ेंगे या स्टीम करने पड़ेंगे, वो आप लेंगे। और कोई भी दाल बेस्ड आइटम्स अगर आप लेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यूजुअली कम हो जाता है, क्योंकि दालों के अंदर फाइबर बढ़ जाता है, अनाज में फाइबर कम रहता है, दालों में फाइबर ज़्यादा रहता है। फाइबर जब भी बढ़ेगा तो शुगर स्पाइक कम रहने वाली है। तो वापस वही इडली, डोसा, ढोकला, अप्पे, रगड़ा, ये सारे आइटम हम दालों से बना सकते हैं। मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, कॉम्बिनेशन ऑफ दाल्स। और किसी को कन्वीनियंस चाहिए मॉडर्न लाइफ का तो फिर स्टील कट ओट्स है, रोल्ड ओट्स है, इंस्टेंट ओट्स की जगह पे ये भी आप ले सकते हैं कुछ दिनों में, क्योंकि रोज़ तो सेम डाइट कोई फॉलो नहीं कर सकता है, और ऐसा कोई एक डाइट है भी नहीं कि बस यही डाइट रोज़ लेते रहें, जीवन भर लेते रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि वो फॉलो भी नहीं होगा और वो आपको रिजल्ट भी नहीं देगा। सीजन्स जैसे चेंज होंगे, आपकी बॉडी की अवस्था जैसे चेंज होगी, मतलब वेट लॉस के लिए अलग डाइट, मसल गेन के लिए अलग डाइट, एसिड कम करने के लिए अलग डाइट, ऐसे आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। लेकिन चूँकि आपने पूछा कि कम शक्कर वाले, कम फैट वाले, दालों में भी फैट कम ही रहता है, आप ये आइटम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और वही चीज़ थोड़ा लंच में एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। एक रोटी के साथ 1 कटोरी दाल ले लेना है, दूसरी रोटी के साथ दूसरी कटोरी दाल लेना है, पहले दाल आएगी फिर दूसरी रोटी आएगी, और इन दोनों के साथ 2 कटोरियाँ सब्ज़ी और सलाद एक एक करके। तो एक रोटी ली तो 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी सलाद, और दूसरी रोटी लेनी है तो पहले ही दूसरी कटोरी सलाद, दूसरी कटोरी सब्ज़ी, दूसरी कटोरी दाल आएगी तो ही दूसरी रोटी मिलेगी। इतना भी सिंपल कर दें, जिसको हम 25% फॉर्मूला कहते हैं, तो भी आपका शुगर का लोड उस मील का कम हो जाता है, फैट का भी लोड कम हो जाता है, क्योंकि 50% तो वेजिटेबल्स ही आ जाते हैं, जिनमें 5 या 10% ही कार्बोहाइड्रेट रहता है, फाइबर भरपूर रहता है, फैट कम रहता है, और अल्कलाइन रहता है। तो अल्कलाइन भी मिलेगा, कम फैट भी मिलेगा, शक्कर भी कम बढ़ाएगा। और सिंपल रख सकते हैं, आपका एक अनाज एक समय ले सकते हैं लंच में, दूसरा कोई अनाज शाम को ले सकते हैं अलग, बट रोटी और चावल एक साथ नहीं लेंगे, एक टाइम रोटी एक टाइम चावल चलेगा, दैट्स फाइन। तो ब्रॉडली जो मेन मील्स होते हैं, क्या होता है ना, हमारा जीवन मेल मील्स के आसपास ही घूमता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बाकी बीच बीच में स्नैक करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं, वो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ले सकते हैं, और बहुत बड़ी लिस्ट होती है उसमें जो आप
चूज़ कर सकते हैं एकदम लो लेवल से, मतलब सीड्स और नट्स ट्रेल मिक्सेस होती हैं, उसमें थोड़े रेजन्स वगैरह कुछ डाल दिए हैं, वहाँ से हैं। तो दाल बेस्ड स्नैक्स है, या फॉक्स नट या जो मखाना है वो ले सकते हैं। तो वो बहुत लंबा लिस्ट है। कभी कभी सिंपल वेजिटेबल्स या सूप्स भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर है, क्या अवेलेबल है, क्या मतलब कर सकेंगे वो हिसाब से। डायबिटिक्स क्या ब्राउन ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं? मल्टीग्रेन ब्रेड का ऐसा है कि भाइयों बहनों, अभी आप एक ग्रेन पचा नहीं पा रहे हो तो मल्टीग्रेन कैसे हैंडल करोगे? तो शुरुआत में जब तक आपकी सक्षमता जिसको कहते हैं, आपकी कैपेसिटी टू हैंडल शुगर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो सिंगल ग्रेन ही एक टाइम रखें। दूसरी बात रही ब्राउन ब्रेड की। ब्राउन ब्रेड बहुत बार वाइट ब्रेड ही होता है, उसमें बस थोड़ा कैरमल डाला हुआ रहता है। तो लेबल ठीक से पढ़ें कि उसके अंदर एक्चुअली होल व्हीट कितना % है, रिफाइंड व्हीट कितना % है, कैरमल कितना डला हुआ है। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक ब्राउन ब्रेड मिल रहा है जो यूजुअली कड़क रहेगा, बहुत सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो थोड़ा स्टिफ रहेगा, तो वो ले सकते हैं, दैट्स फाइन। डायबिटिक्स चावल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बट वाइट राइस नहीं। मट्टा सांबा पन्नी, रेड ब्लैक ब्राउन बहुत सारे वैरायटीज़ हैं इंडिया में, साउथ में है, नॉर्थ में है, जो होल राइस हैं, मतलब छिलके के साथ हैं, लाल कलर के होते हैं। रक्तसरी राइस है, ब्लैक राइस है, नॉर्थ ईस्ट का है। ब्राउन राइस तो ब्राउन बासमती सबसे ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया है, शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा वो। और मट्टा सांबा पौनी ये सब साउथ में ज़्यादा मिलने वाले राइस हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वही हिसाब वही रहेगा 25%, 1 कटोरी राइस, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सलाद। सर कहा जाता है मिलेट्स बेटर है राइस से, क्या ये ट्रू है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू डायबिटिक्स? यस, इट्स ट्रू। और मिलेट से भी बेटर है बार्ले या जौ, जो मोहनजोदाड़ो के समय से हम इस्तेमाल करते आए हैं। सिर्फ बार्ले में थोड़ा ग्लूटेन रहता है, तो जिनको ग्लूटेन एलर्जी है उन्होंने नहीं लेना है, वरना बार्ले का GI 25-30 के आसपास है। उसके बाद जो भी 4-5 मेन श्रीधान्य या मिलेट्स है, फॉक्सटेल, प्रोजो, कोडो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, मतलब कंगनी, सावा, सामे, चामे, वर्गू, पनवर्गू, ऐसे कई नाम है उसके, वो आप ले सकते हैं। उनका GI 35-40 तक जाता है। आपने कहा रागी प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल। मैं तो फिंगर मिलेट्स को समझते थे कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है सारे मिलेट्स में, बट यहाँ पर डायबिटिक्स के केस में प्रॉब्लमैटिक है। इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। फिंगर मिलेट्स वैसे आयरन के मामले में और कुछ कुछ विटामिन्स के मामले में डेफिनेटली क्या उसको बोलते हैं, न्यूट्रिशियस है। इसलिए जो बच्चे हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए तो फिंगर मिलेट बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं फिंगर मिलेट, जैसे रागी डोसा है, बहुत ही कॉमन फॉर्म है, तो उसका 75 के आसपास GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स चला जाता है, जो कि वाइट राइस से भी ज़्यादा है। रागी मुड्डोस का भी, जो मुड्डे राउंड इसमें आते हैं, उनका भी 65-70 तक रहता है, वो भी हाई GI में ही जाता है। तो रागी का है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा। जब आपकी शुगर स्टेबल हो जाएगी और जब आप मसल बिल्डिंग के लिए जाएंगे, तब रागी का इस्तेमाल करें। शुरुआत में ना करें, क्योंकि शुरुआत में हम देखते हैं कि कई लोगों की ना ही शुगर बढ़ती है, बल्कि उनका न्यूरोपैथी और किडनी प्रॉब्लम भी बढ़ता है। और साउथ के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद के भी बहुत, कोचिन के भी बहुत पेशेंट्स हैं। और वहाँ पे ये मिस्टेक न्यूट्रिशनिस्ट के लेवल पे भी होते हुए देखते हैं हम, एट टाइम्स डॉक्टर के लेवल पे भी होते हुए देखते हैं, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स रेकमेंड करते हैं कि आप लोग करेक्ट रागी खाइए। करेक्ट, मेरे फादर को रेकमेंड किया गया था बैंगलोर में तो मेरी मदर रागी का फ्लावर ले रही है तब से गड़बड़ मामला। और बेस्ट है वापस बात सुनने का नहीं, करके देखने का, चेक करने का। अब ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो रागी खाएंगे लेकिन शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके पीछे उनका एक्सेस इंसुलिन सिक्रीशन भी कारणीभूत है, क्योंकि हम इंसुलिन नहीं चेक कर रहे हैं खाना खाने के बाद। लेकिन जो सेंसिटिव केसेस हैं, जिनका पैनक्रियास ऑलरेडी थका हुआ है, उनका 100% रागी खाने के बाद शक्कर बढ़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा इंसुलिन बना नहीं पाएगा। ओके ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं सर जो डायबिटिक्स खा सकते हैं? कैन दे ईट मैंगो टू बिगिन विद? यस, गुड न्यूज़ इज दे कैन ईट मैंगोज। सिर्फ सेंसिटिविटी लेवल देखनी पड़ती है, क्योंकि मैंगो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाता है, एकदम सेफ वाले फ्रूट में नहीं है, मीडियम सेफ वाले फ्रूट में है। तो अगर शुगर्स ठीक ठाक आ रही हैं तो ले सकते हैं, छोटा मैंगो से ट्राई कर सकते हैं।
मैंगो भी ले सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल, चिक्कू, बनाना, पपाया, पोमोग्रेनेट, ये सब मीडियम जीआई वाले हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन एप्पल, एप्रिकॉट, बेरीज़, चेरीज़, ड्रैगन फ्रूट जो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग, फिर गुआवा है, कीवी है, ये आप स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के अंदर रहता है। मैंगो, बनाना, चिक्कू, ग्रेप्स, पपाया, पोमोग्रेनेट, इनका 55 to 70 के बीच में है, और 70 के ऊपर आएगा टिपिकली वाटरमेलन, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, थोड़ा उनसे बहुत ही बच के रहना है, उनको भी यूज़ करना है बट लिटिल लेटर, नॉट इन द बिगिनिंग। तो आइडियल जीआई कितना होना चाहिए सर फॉर द व्यूअर्स? आइडियल जीआई आपका जो मील प्लेट है, अगर वो 55 के अंदर रहे तो वो बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, ओके। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं सर जिनमें ज़्यादा शुगर है, और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें शुगर कम है? तो जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जिसमें हम आलू, सब लोग कॉमनली जानते हैं कि आलू से शुगर बढ़ती है, लेकिन उसका जो एक भाई है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिससे शुगर उतनी नहीं बढ़ती है और वो कम खाई जाती है, तो जिन को जल्दी ताकत चाहिए या एनर्जी चाहिए, वो शक्करकंदी खाएं। स्टीम्ड शक्करकंदी, मतलब अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फूड, बहुत टेस्टी है, कुछ भी उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उससे उतनी शक्कर नहीं बढ़ती है। मीडियम जीआई टू लो जीआई के बीच में आ जाता है। बट यस, आलू, बीटरूट एंड रेड पम्पकिन, ये थोड़ा शुगर बढ़ाने वाली वेजिटेबल्स हैं। बाकी जो और रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे अरवी है या जमीकंद है, सूरन है, जो हम कम यूज़ करते हैं, उनमें भी बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत यूज़फुल है। थोड़ा शुरुआत के पीरियड में कम क्वांटिटी में, और फिर बाद में जब मसल बिल्डिंग करना है तो रूट वेजिटेबल्स बढ़ानी है हमने। अच्छा। Namaskaram, I'm Shloka. We've spent a lot of time in developing this product, which is the authentic A2 Gir Cow Ghee by the brand name Yogic Organic. We've spent several years to bring this product to you. My endeavor was to bring to you the real goodness of authentic A2 Gir Cow Ghee, and here it is. Pre-orders are now open. To order, just call or WhatsApp on +91 8493 863427. सर, ऐसे कुछ मुझे फूड हैक्स बताइए, जैसे कि मैं हाल ही जब रिसर्च कर रही थी तो आई केम अक्रॉस दिस फैक्ट कि हम कहते हैं कि आप राइस को फ्रिज में मत डालिए या राइस को रीहीट मत करिए, जैसे बोला जाता है चाय को भी रीहीट नहीं करना चाहिए। बट अपेरेंटली जब आप राइस को रीहीट करते हैं तो उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाती है। तो एक डायबिटिक के लिए तो चावल खाना है तो आप रीहीट करके खा लीजिए या अगले दिन का पड़ा हुआ फ्रिज का खा लीजिए। ऐसे कुछ और हैक्स हैं? हाँ, और ये तो अभी काफ़ी रील्स आ चुके हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च उसमें बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सभी ने ट्राई करके देखना है कि ये लेके देखें। और भी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि नींबू पानी पी लिया खाने के पहले, या थोड़ा सा विनेगर या लेमन का प्रमाण बढ़ा दिया खाने के दौरान, या थोड़ा सा क्लोव मतलब लौंग जो होती है वो अगर आप लेंगे खाने के साथ, इवन सिनेमन मतलब दालचीनी आप लेंगे, तो उनसे भी आपकी शुगर स्पाइक कम हो जाती है। मैं तेल जानना चाहूँगी, अगर तो डायबिटिक्स तेल कंज्यूम कर रहे हैं, आई थिंक 2 चम्मच हमने डिसाइड किया कि दे कैन टेक अप टू 2 स्पून्स, तो वो कौन सा तेल होना चाहिए? अब इसमें थोड़ा सा ना मम्मी जी, दादी जी ने क्या यूज़ किया था और टेस्ट बड्स से क्या अलाइंड है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए आपने जो भी रीजनल आपके प्रेफरेंसेस हैं वो ले सकते हैं फ़िल्टर्ड तेल में। जैसे अपने यहाँ पे ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या ठंड के दिनों में अक्रॉस द कंट्री मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो ले सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट और सबसे सिंपलेस्ट है फ़िल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, जो काफ़ी अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल भी रहता है और बेस्ट रहता है। साउथ इंडियंस कोकोनट ऑयल डेफिनेटली ले सकते हैं। और बाकी जो भी आपको ऑयल्स ट्राई करना है, लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अभी काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वेरी गुड, इनफैक्ट मेडिटेरियन डाइट में यूज़ किया गया है, वी कैन गो फॉर दैट। पर सर कई बार बोलते हैं ऑलिव ऑयल को कुक नहीं करना चाहिए। हाँ, जो एक्स्ट्रा वर्जिन वाला रहता है वो प्रेफरेबली ऊपर से ऐड किया हुआ ही सही रहता है, और कुकिंग के लिए आप इंडियन ऑयल्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है इन दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, वो सही है। बाकी राइस ब्राइन ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल्स हैं, ये यूजुअली रिफाइनेशन की ओर ज़्यादा रहते हैं
और रिफाइनेशन में कॉस्टिक सोडा और बहुत सारे केमिकल्स डाल के उसका पूरा कलर निकाल देते हैं, वो पानी की तरह हो जाते हैं ऑयल्स, प्लस उनका फैटी एसिड चेन जो रहता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल से दूर ही रहना है, अनलेस एंड अनटिल कभी कभार आप कुछ तला हुआ खाने वाले हैं तो घर का रिफाइंड ऑयल इज़ ओके। बाहर के रिफाइंड ऑयल से हमें पता ही है प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। पाम ऑयल जो यूज़ हो रहा है वो बार बार रीहीट करके ट्रांस फैट्स बढ़ रहे हैं और वो भी बहुत बड़ी तादाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, प्लाक्स क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ मिथ्स हैं डायबिटीज़ पे। तो एक तो मिथ है कि बार बार खाने से मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, मिथ या फैक्ट? डेफिनेटली अ मिथ, क्योंकि बार बार खाने से अगर क्वांटिटी कम है तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, तो विजिबली आपको लगेगा कि आप कंट्रोल में हैं, शुगर ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। क्योंकि आप जैसे 4 रोटी खा रहे थे 2 टाइम में, वही आपने एक एक रोटी अगर 4 बार खा ली तो उतनी शुगर नहीं बढ़ी, तो कंट्रोल में आई, तो थम्स अप वहाँ पे। लेकिन फ्लिप साइड मतलब डेंजरस साइड क्या हुआ कि आप जितनी बार खा रहे हैं उतनी बार आप इंसुलिन भी बना रहे हैं, और ऑलरेडी आपके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा ही है, इंसुलिन अवरोध है, प्लस पैनक्रियाज भी थका हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम इन अ वे बढ़ा ही दिया। तो अगर थोड़े समय के लिए एज अ कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी यूज़ करना है तो ठीक है, लेकिन जीवन भर के लिए अगर आप 6 बार और या 8 बार खा रहे हैं एज अ डायबिटिक, इन जनरल इट विल नॉट बी रिकमेंडेड। कितनी बार खाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील्स डायबिटिक के लिए? जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम खाने का ही तो है। तो नहीं खाएंगे तो बेस्ट है। बेस्ट। डायबिटिक्स ने खाना बंद कर दिया तो न रहे बास और न बजे बांसुरी, ये कहानी है सीरियसली। बट अभी क्या है, रोज़मर्रा के जीवन में वो सबको संभव नहीं है, और कितने समय के लिए नहीं खाएंगे। तो 3 मील्स आर टिपिकली ओके, बट 2 मील्स कर सकेंगे तो और बढ़िया। कभी कभी 1 मील कर लिया, या 1.5 मील हम बोलते हैं, या 2.5 मील भी बोलते हैं। मतलब नाश्ता दाल रेस्ट किया, लंच में अनाज दाल दोनों ले लिया, डिनर में अनाज स्किप कर दिया, उसको हम 2.5 मील कहते हैं। उससे भी बहुत अच्छा लाभ आता है। या 2 मील जो कर रहे हैं वो भी 1 मील में अनाज स्किप कर दिया तो उसको 1.5 मील कहते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। तो वही आपका वज़न अभी कितना है और कितना आपने कम करना है और कितने समय के लिए आप टारगेट लेके ख़त्म करना चाहते हैं। यूजुअली हम जिनका BMI ज़्यादा होता है 28 के ऊपर, उनको कहते हैं कि एक 15% तो भी वेट लॉस करें, और उसके लिए 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने लेना है। तो उस दौरान आपने मील्स कम करना है। अब आपका 15% वेट लॉस हो गया, मतलब आप 80 किलो के थे, आप 68 के हो गए। अब 68 पे आने के बाद आपको कम खाना रेलेवेंट नहीं है। तगड़ा घोड़ा जब तक नहीं बनोगे, मतलब वापस वही, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया का क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, क्वालिटी नहीं बढ़ेगा, जब तक मसल स्ट्रांग नहीं बनेगा, लिवर क्लीन अप नहीं होगा, पैनक्रियाज अच्छे से रेस्टेड नहीं होगा, तब तक आप लंबे समय तक डायबिटीज़ रिवर्स नहीं करोगे। अगला मिथ या फैक्ट, मैं डायबिटिक हूँ और मैं फास्ट नहीं कर सकता। अरे दया आती है, बहुत दया आती है उन सभी को जिनके अंदर इस बिलीफ ने घर बना के रखा हुआ है। और अगर किसी ने बोला भी है, एक हितचिंतक की तरह बोला होगा, दोस्त हो, फ्रेंड हो, डॉक्टर हो, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे और गोलियां ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो शुगर कम हो सकती है, जिसका नुकसान होगा, इसलिए बोला था आपको। लेकिन वो सुपरफिशियल मतलब स्ट्रैटेजी है। उपवास डायबिटीज़ रिवर्सल की मेन स्ट्रैटेजी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्सेस शुगर और एक्सेस फैट ही तो प्रॉब्लम है, और ज़्यादा शुगर और ज़्यादा फैट हमें काटना है तो सबसे फास्ट हम उपवास से ही तो काट सकते हैं उसको। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसके दौरान आप डॉक्टर के संपर्क में हैं, या डोज कैसे एडजस्ट करना है ये आप बिल्कुल चौकन्नों की तरह करें, ताकि हाइपो ना हो। फास्ट से दूर ना भागे, डरे नहीं। ये डायबिटीज़ के लिए मेन अस्त्र है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ब्रह्मास्त्र की तरह है। मास्टर, सही में फास्टिंग इज़ लाइक ब्रह्मास्त्र। अब ये डायबिटीज रिवर्सल फास्टिंग ब्रह्मास्त्र को सर डिटेल में बताइए एज अ स्टेप बाय स्टेप मैनुअल। देखिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है करने में तो हमने ना 9 दिन का फास्टिंग पॉपुलराइज किया हुआ है, और उसका कनेक्शन कहे या ब्लेसिंग्स कहे नवरात्रि से जुड़े हुए हैं, 2024 के नवरात्र के साथ। क्योंकि तभी मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिली कि इस बार मैंने 9 दिन का उपवास करना है। और
2024 के 9 दिन का उपवास शुरू हुआ था गुरुवार को, और तब मैंने सोचा कि बुधवार तक 3 बार खाना खाया है तो गुरुवार को 2 बार कर देता हूँ, सिंपल। शुक्रवार को 1 बार कर दूंगा मेन मील, जिसमें अनाज दाल सब्जी सलाद सब कुछ है, और मेन उपवास शनिवार से शुरू करता हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो बाय लक शनिवार था वो उस समय, और उसके बाद हमने सारे 9 दिन के उपवास गुरुवार से ही शुरुआत की, क्योंकि ये शनिवार और रविवार का जब आप 0 मील करेंगे, 0 मील मतलब अनाज दाल फ्रूट मिल्क ये नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास में गलती क्या करते हैं, दूध लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या कुट्टू या सिंगाड़ा या राजगिरा या साबूदाना या फेमस, करेक्ट। जो कि सबसे गलत चीज़ है, बहुत शुगर बढ़ाती है। अच्छा, हाँ, वो शुगर बढ़ाती है। उपवास का मेन गोल क्या होता है? उपवास का मेन गोल है कि शुगर ना बढ़े, जिसकी वजह से इंसुलिन ना बढ़े। क्योंकि जब आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो लो लेवल ऑफ इंसुलिन में कीटोसिस मतलब फैट बर्निंग शुरू होता है। इंसुलिन की लेवल जब कम होने लग जाएगी, और अगर आप फ्रूट लिए, दूध लिए, दाल लिए या अनाज लिए या साबूदाना लिए तो शुगर तो बढ़ने वाली है, इंसुलिन भी बढ़ेगा, तो फैट बर्निंग का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो गुरुवार पकड़िए, उस दिन 2 बार आप खाना खाइए, अनाज दाल सब्जी सैलड, 2 मील्स पेट भर के। उसके दूसरे दिन 1 मील लेंगे, लेकिन बाकी के टाइम क्या खाना है उसकी शुरुआत गुरुवार से ही करनी है। उसमें है सूप्स जो वेजिटेबल से बनेंगे, उसमें है सैलड्स जो वापस वेजिटेबल से बनेंगे और प्रेफरेबली स्टीम्ड सैलड्स लेंगे। उसमें होंगे सीड्स, अलग अलग तरह के बीज, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, कई तरह के सीड्स हैं। आप सीड्स खा सकते हैं क्योंकि सीड्स से शुगर नहीं बढ़ती है। कुछ हद तक नट्स भी खा सकते हैं भिगो के, क्योंकि भिगोने के बाद उनका एसिडिटी कम हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ होती है शाही पानी। शाही पानी ये हमारी एक यूनिक रेसिपी है, जिसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सब्जा या चिया सीड्स डाल के उसको फूलने दिया जाता है। फिर उसमें थोड़ा नमक, सेंधा नमक टिपिकली, नींबू, आधा नींबू उसका जूस, और थोड़ा सा केसर, 4-5 पत्ते केसर के, और वो बन जाता है शाही पानी। हर 15 मिनट के बाद वो 1-1, 2-2 घूंट पीते रहना है। जठराग्नि है, अग्नि है, अग्नि के ऊपर आप 15 मिनट के बाद पानी डालते रहोगे तो अपने आप वो बुझते 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 चली जाएगी, तो भूख नहीं लगेगी। तो जब भी आप 2 मील कर रहे हैं तब भी आप सूप, सैलड, सीड्स, थोड़ा नट्स और शाही पानी दिन भर लेते रहें। 1 मील पे भी लेते रहें, तो आपको आदत लग जाएगी ये सब चीज़ों की पीने की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, खाना कम है। और फिर जब सैटरडे आएगा तो पूरा दिन आपने इसी पे रहना है, संडे को भी पूरा दिन इसी पे रहना है। ये 2 दिन सबसे टफ रहेंगे, और 3 दिन इन पे निकालने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंडे तक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि कीटोसिस गहराई में शुरू हो जाता है। फैट बर्निंग की वजह से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जो ब्रेन को बहुत पसंद रहती है, कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आप जॉब पे जा सकते हैं और आपका रेगुलर वर्क कर सकते हैं। और फिर जब वापस गुरुवार आएगा तो आपने 1 मील ले लेना है, शुक्रवार को 2 मील ले लेना है। तो 9 डे का प्लान, 2 मील 1 मील, सो कॉल्ड 0 मील बट SSS फास्ट हम बोलते हैं उसको। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को 1 मील, फ्राइडे को 2 मील्स। और ये 9 दिन अब तक 8 बैचेस में 11,000 लोगों ने किया है ऑनलाइन। उसमें से 3,600 लोगों ने फॉर्म भर के भेजा है, उनको क्या क्या फ़र्क महसूस हुआ। वो 3,600 में से 65% लेडीज़ थी, 35% मेन थे। लेडीज़ का एवरेज वेट लॉस, इतना बड़ा डेटा है, 2.8 kgs है, और मेन का एवरेज वेट लॉस 3.2 kgs है। और वेट लॉस के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा कम खा के सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कितने दिन थोड़ा थोड़ा कम खाएंगे। उससे अच्छा 100 सोनार की, 1 लोहार की, 1 9 दिन का फास्ट आपने 2-3 महीने में कर लिया। अगर आपका BMI 28 के ऊपर है, आप ऑलरेडी फिट हैं, 18.5 के ऊपर हैं और अच्छे हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, तो भी साल में 1 बार कर दिया तो अच्छा। एज रीसेट, दिखने में यंग हो जाता है, ब्रेन रीसेट, पूरे ब्रेन के केमिकल्स और बैलेंसेस और क्रेविंग्स ठीक होने लग जाती है,
हार्मोन रीसेट होता है, क्योंकि भूख लगने वाला हार्मोन जो है ग्रेलिन वो रिलैक्स हो जाता है। सटाइटी हार्मोन होता है लेप्टिन, जिससे पेट भरे का फीलिंग आता है, वो रीसेट हो जाता है। इंसुलिन रीसेट हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। तो हार्मोनल रीसेट बहुत बड़ा है फास्टिंग का रोल। डाइजेस्टिव सिस्टम का रीसेट हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन के प्रॉब्लम्स और नींद के प्रॉब्लम्स, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। डाइजेशन के जो बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, ख़राब बैक्टीरिया खलास हो जाती हैं, और भी कोई लीकी गट या अदर इश्यूज़ रहती हैं वो भी ठीक होने लग जाती हैं। एसिडिटी ठीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। टेम्पोरली कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है फास्ट में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम का रीसेट हो जाता है। सर, ऐसे हर्बल नुस्खे कुछ आप बताइएगा, हर्बल डिकॉक्शंस जो डेली लाइफ में डायबिटिक्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि 2 चम्मच बॉटल गॉड जूस पिया जा सकता है दिन में, जो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ रिवर्सल में मदद कर सकता है। ऐसे कुछ हैं नुस्खे आपके पास? बिटर गार्ड है, करेला है, करेला और ककड़ी। अगर एक करेला और एक ककड़ी को आपने जूस निकाल कर उसमें थोड़ा नमक नींबू डाल के लिया सुबह सुबह, तो डेफिनेटली उसका लाभ कई लोगों को मिलता है। और ऐसे ही अगर आप जैसे सिनेमन टी है, सिनेमन इज़ अ वेरी पोटेंट एंटी डायबिटिक, और सिनेमन टी के साथ आप ब्लैक पेपर, हल्दी, मेथी और तुलसी, ये पांचों पाउडर्स अगर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रखें और उसी को आप स्मूदी में इस्तेमाल कर लीजिए, या और भी जो भी चाय बना रहे हैं उसमें थोड़ा मसाला बोल के इनको डाल दीजिए, या कभी कभी इन्फ्यूजन बोल के इनको इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपके शुगर रेगुलेशन में बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि इन पांचों के एक्शंस अलग अलग हैं। मेथी जैसे थोड़ा लाइनिंग क्रिएट कर देती है, कभी कभी लोग रात को मेथी भिगो के उसका पानी पीते हैं, फिर उसको चबा के खाते हैं। तो अकरबोज या वोक्लीबोज नाम की जो गोलियाँ होती है, जो इंटेस्टाइन्स में लाइनिंग करके ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है, वैसे मेथी का काम आ जाता है। सिनेमन का इंसुलिन सेंसिटाइजिंग काम आ जाता है। कुरकुमिन मतलब हल्दी का एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एसिड कम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना, प्लस एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल फंक्शन से हमें लाभ मिलता है। और तुलसी में से भी कुछ कुछ अच्छे अलग अलग पॉलीफिनॉल्स या अल्कलॉइड्स होते हैं जो हमें अच्छा एंजाइमेटिक एक्टिविटी देके एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करती हैं। तो हर एक का रिसर्च है, हर्ब्स में रिसर्च है, गार्लिक के भी बेनिफिट्स है, जिंजर के भी बेनिफिट्स हैं जो हमेशा हम चाय में डालते ही हैं। सो दैट्स ऑल्सो गॉट अ वेरी नाइस एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑन द सिस्टम। आंवला भी बढ़िया है, वेरी वेरी यूज़फुल। आंवले का जूस कई लोग लेते हैं, तो ऐसे जूसेस तो बहुत सारे हैं। जामुन के भी जूसेस हैं, आंवले के भी जूसेस हैं, करेले के जूसेस हैं, वो ले सकते हैं। सिर्फ हमने देखा है कि जब तक ये लेते हैं तब तक उसका इफ़ेक्ट रहता है कुछ हद तक, और कई लोग ना फिर इन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा लाते हैं। और अंदर से जो बात हो रही है अपनी मास्टर क्लास में, अंदर से ठीक होना है, माइटोकॉन्ड्रिया, फैट, एसिड इन्फ्लेमेशन, मसल्स हो, लिवर हो, पेनक्रियाज हो, वहाँ से ध्यान न हट जाए। तो सारे नुस्खे ट्राई करें, सारे हर्ब्स ट्राई करें, कई और वेजिटेबल्स भी बढ़िया वेजिटेबल्स हैं। मतलब कई बार मेथी, करेला और भिंडी, इन तीनों को ही क्या उसे कहते हैं, अटेंशन मिलता है डायबिटिक्स में। लेकिन हमने देखा है प्रैक्टिकली, अगर आप टोनली, जिसको आईवी गार्ड कहते हैं या कुंदरू कहते हैं, वो कंज्यूम करेंगे तो इमीडिएटली शुगर पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो स्लाइमी है और वो भी इंटेस्टाइन में अच्छा लाइनिंग लाता है। फिर अगर आप ग्वार फली लेंगे, जिसके अंदर ग्वार गम है, जो इस्तेमाल कम होती है आजकल के दिनों में, उसका भी एंटी डायबिटिक इफेक्ट बहुत बढ़िया है। फिर परमल है, पॉइंटेड गार्ड, जो मैक्सिमम लोग भूल ही गए हैं, यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उसका तो मेटफॉर्मिन की तरह इफेक्ट आता है। रिसर्च, यस, रिसर्च प्रूवन है। फिर बहुत बार मोरिंगा के लीव्स को सारा अट्रैक्शन मिलता है, WHO ने कह दिया मोरिंगा के लीव्स खाइए, सुपर फूड है, सुपर फूड है। लेकिन ड्रम स्टिक्स खुद, जो उसके पॉड्स हैं, उसको हम स्टीम करके बहुत बार सांबार में डालते हैं, या उसका सूप बहुत बढ़िया बनता है, वो किडनी के लिए भी बढ़िया रहता है। इसका भी बहुत बढ़िया इम्पैक्ट है शुगर्स के ऊपर। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो अगर रेगुलरली आप खाएंगे तो आपका शुगर बढ़िया रहेगा। तो इंडिया इज़ रिच in vegetables, in herbs, in spices, in oils, in a variety of grains. One must try, and
actually play around with a variety of them and not dependent on just a few. सिर्फ कुछ ही पे डिपेंडेंट ना रहते हुए बॉडी को एक आप मतलब दीजिए ना, उसको एटम बॉम्ब दीजिए अलग अलग एंगल से, तो उसको भी मज़ा आए और कुछ नया नया उसको मिलता रहे और उसके अंदर नया नया हीलिंग होता रहे उसकी वजह से। एक ऐसा डायबिटीज फैक्ट जो सुन के लोगों को हिला दे। डायबिटीज शक्कर की बीमारी नहीं है। कौन सी रोज की आदत इंसान को चुपचाप प्री डायबिटिक बना देता है? तेल 2 चम्मच के ऊपर वाला। ओके, तो सिर्फ 2 चम्मच तेल हमको लेना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। शुगर लेवल का पहला वार्निंग साइन जो हम इग्नोर कर देते हैं? फटीग, टायर्डनेस। बेली फैट? यस, वेरी मच। कौन सा कॉमन इंडियन स्नैक शॉकिंग हाई जीआई या जिसमें शुगर ज्यादा हो, ऐसा कौन सा इंडियन स्नैक है? पोहा। एक फ्रूट जो लोग बेकार में अवॉइड करते हैं, डायबिटिक्स की बात हो रही है। ड्रैगन फ्रूट बहुत कम इस्तेमाल होता है इस कंट्री में, और होना चाहिए। और होना चाहिए। कोई एक सिंपल हैक जिससे किसी भी मील का शुगर लेवल तुरंत कम हो जाए? सैलेड से शुरुआत करनी है, वही पूरा खत्म करना है। एक आदत जो इंडियंस रोज करते हैं और फिर बोलते हैं मुझे क्यों डायबिटीज हो गई? आई वुड से कि रिपोर्ट्स नहीं करते हैं सालों तक। रिपोर्ट्स नहीं तो करनी चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये साल में एक बार काफी है या महीनों में करना चाहिए हमको? साल में एक बार काफ़ी है। घर का कौन सा डेली हैबिट जो मेटाबॉलिज्म को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है? सुबह की चाय। क्या सुबह का दूध? क्योंकि हम बच्चों को भी वही आदत दे रहे हैं कि दूध पियो सुबह उठ के। बिल्कुल, बट सिर्फ वो थोड़े ग्रोइंग मोड में रहते हैं तो उनको पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दूध मिल जाता है। आजकल ओज़ेम्पिक बहुत वायरल है सेलेब्स के वेट लॉस के लिए, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? बिल्कुल मत भटकिए उसकी ओर। अच्छा, क्योंकि मेरे पहचान के अंदर वाले लोग हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके हैं इनके ऊपर, और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी लोगों को हो रहे हैं और शॉर्ट मीडियम टर्म में आ रहे हैं बाहर और लॉन्ग टर्म के आएंगे बाहर, वो दहलाने वाले रहेंगे। एज फार एज पॉसिबल स्टे अवे। क्या इंसुलिन डायबिटीज मेडिसिन से बेटर होता है? टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 1.5 डायबिटिक में इंसुलिन की अहमियत भगवान की तरह है, मस्ट है, ज़रूरी है, वरना जीवन रुक जाएगा। बट टाइप 2 डायबिटिक में इंसुलिन लेने से और फैट और पानी और शक्कर स्टोर होने की वजह से वजन भी बढ़ेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैट इन लिवर बढ़ेगा, फैट इन हार्ट बढ़ेगा, हार्ट अटैक्स बढ़ेंगे। इसलिए टाइप 2 डायबिटिक्स में जितना हो सके इंसुलिन अवॉइड करना है, गोलियों पे रहना है। गोलियों के साइड इफ़ेक्ट जो भी हैं, पेट के हैं और थोड़े बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं, दे आर बेटर देन द इंसुलिन साइड इफ़ेक्ट इन टाइप 2 डायबिटिक्स। स्वीट क्रेविंग्स कम करने के 2 हैक्स। पहला, अनाज स्वीट होता है, रोटी स्वीट है, चावल स्वीट है, स्वीटिश है। जैसे ही ज़बान अगर रोटी को टच करेगी मील के शुरुआत में ही, तो उसको स्वीट स्टिमुलेशन मिलेगा, तो वो स्वीट क्रेविंग करते रहेगी, एंड ऑफ द मील को भी कुछ मीठा लगेगा। तो पहला हैक, ज़बान को अनाज, रोटी या चावल टच ना करने दे शुरुआत में। शुरुआत सैलेड, डायरेक्टली सब्ज़ी, डायरेक्टली दाल, 3, 4, 5, 8, 10 निवाले बिना अनाज के लिए। इसी से कई लोगों का स्वीट क्रेविंग्स कम हो जाएगा। दूसरा हैक, सुबह सुबह स्वीट स्मूदी ले, मस्त बनाना डाल के, क्योंकि स्वीट तो हमें चाहिए, और सुबह सुबह जब आपको मिल जाएगा तो एक तरह से सेसिएशन हो जाएगा और आप दिन भर निकाल पाएंगे इजीली। और एक बोनस योगिक क्रिया चाहिए तो खेचरी मुद्रा करें, ज़बान को टालू पे लगाएं, ज़बान की ताकत बढ़ाएं, ज़बान को मैसेजेस दें कि आई कैन कंट्रोल माई क्रेविंग्स। सर, मैं तो अपनी फादर की लेके, माई फादर इज अ पोस्टर चाइल्ड फॉर डायबिटिक्स। मीठा बहुत पसंद है, डायबिटिक्स है, खा नहीं सकते। क्या डायबिटिक्स डिजर्ट्स, शुगरी फूड्स ले सकते हैं, स्वीट्स ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन अभी वही वापस वही आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, हिसाब आता है, आपकी शुगर्स अभी कैसी हैं। और मैं हमेशा एक उदाहरण लेता हूँ और शब्द इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा हिटिंग शब्द है बट याद रह जाती है बात उसकी वजह से, और वो है औकात के हिसाब से। मतलब आप खाइए मीठा, लेकिन आपकी औकात कितनी है? मतलब वो खा के अगर 200 शुगर जा रही है, मतलब 3 गुलाब जाम खा लिए और देखा कि 200 हो गई शुगर, तो अपनी औकात अभी 3 गुलाब जाम वाली नहीं है। 1 गुलाब जाम खा के देखें, हाँ है 150 160, ठीक है, तो मेरी औकात अभी 1 गुलाब जाम वाली है। तो औकात के हिसाब से नंबर 1 क्वांटिटी की बात रहेगी कि आपने ध्यान रखना है, और उसमें भी सेफ़र स्वीट्स से डेंजरस स्वीट्स की और क्या उसको बोलते हैं, एजुकेशन करना चाहिए हमें। तो जैसे सेफेस्ट रहते हैं
ड्राइड फ्रूट्स और नट्स का कॉम्बिनेशन, डेट्स हैं, अंजीर हैं या एप्रिकॉट्स हैं, रेजिन्स हैं विथ नट्स, जिनको ड्राइड फ्रूट नट लड्डूस कहते हैं, वो सबसे सेफ है क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी है। शुगर का खतरा क्या है, मतलब नेचर ने क्या बनाया? नेचर ने तो होल मैंगो बनाया, या नेचर ने खजूर बनाया, नेचर ने जलेबी नहीं पकाई है। उसने किया क्या? तो उसने शक्कर के साथ फाइबर भी जोड़ दिया था। हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ एजेस और इतने सारे कुजीन हैं, इतने सारे अलग अलग व्यंजन हैं, तो फिर हमने कई जगह से फाइबर हटाना शुरू कर दिया। तो फिर मीठा तो पसंद इंस्टिंक्टिवली है हमें, नेचुरली, बट वो फिर शुगर बढ़ाने लग गया क्योंकि उसके अंदर का फाइबर हट गया। तो अब फाइबर के साथ जो स्वीट मिल रहा है, जैसे होल फ्रूट है, इट्सेल्फ इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। मतलब आप कस्टर्ड एप्पल खा लीजिए, मतलब या कोई भी और फ्रूट खा लीजिए, इट इज़ सो सेटिस्फाइंग जस्ट टू ईट द फ्रूट एज इट इज़ सो एन्जॉयबल। तो वही थोड़ा ड्राइड फ्रूट विथ नट्स डाल के ले लीजिए, या फिर काजू कतली, बादाम कतली, वो सब थोड़े कम डेंजरस, बट अभी उसमें शक्कर बढ़ने लग जाएगी तो ध्यान रखना पड़ता है। फिर सारे बंगाली स्वीट्स आ जाते हैं फिर, क्योंकि उसके अंदर फिर छाछनी भी आ जाएगी। जलेबियाँ फिर सबसे ख़तरनाक कैटेगरी में जाती है क्योंकि वो मैदा भी है और छाछनी भी है। रोक टोक तो रहेगी और आपने ही खुद को लगानी है रोक टोक, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आपने सोच समझदारी के साथ आपने आपके स्वीट्स मैनेज करने हैं। बट डायबिटिक्स जलेबी फिर इवेंचुअली खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मज़े से खा सकते हैं और हजम भी कर सकते हैं और उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो सर हमने पहला पार्ट ले लिया है मास्टर क्लास का, डाइट। नेक्स्ट बताइए, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमें टैकल करनी चाहिए? एक्सरसाइज में भी मिथ्स हैं, जैसे 45 मिनट वॉक कर लो मुक्ति हो जाएगी, जो होती नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोअर बॉडी का थोड़ा स्टिमुलेशन होता है। और जो हमने मास्टर क्लास के शुरुआत में कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी कितनी है, जो नॉर्मल 100 अगर है तो डायबिटिक में मे बी 50-60 तक आ गई है, और हार्ट किडनी प्रॉब्लम के साथ तो 25-30 तक आ गई है। वो कैसी बढ़े, क्योंकि वो वॉकिंग से उतनी नहीं बढ़ेगी। सभी को न्योता है कि ये चीज़ समझें कि काफ़ी डायबिटिक्स, या मे बी मैं कहूँगा मैक्सिमम डायबिटिक्स वीक हैं। और जब हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं तो सामने 25-30-35 डायबिटिक्स रहते हैं, उनको हम हॉर्स स्टांस में खड़ा करते हैं, मतलब योगिक भाषा में उत्कटासन, या मार्शल आर्ट्स में एकदम प्योर तरीके से करना है तो दोनों पैर साथ में लेना है, 45 डिग्री दूर करना है पैर को, फिर सीधे करने हैं, फिर वापस 45 डिग्री दूर करना है पैरों को, फिर वापस सीधे करने हैं, और आपका डबल शोल्डर डिस्टेंस के आसपास आपने 45 डिग्री दूर ऐसे आपके दोनों पैर रखने हैं, पंजे नीचे जाना है, हॉर्स स्टांस, जैसे कि आप घोड़े पे बैठे हुए हो, मुट्ठी बनानी है ऐसे, और ये पंच मारना है, ये पंच मारना है। और हम देखते हैं कि मैक्सिमम डायबिटिक्स ये जो मूवमेंट है यहाँ से ऐसी वाली ये कर ही नहीं पाते हैं, बड़ी लूज सी कोई तो मूवमेंट करते हैं, मतलब ऐसी कुछ कर ली, ऐसी कुछ कर ली, क्योंकि मसल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एनर्जी बन रही है वो एनर्जी बन ही नहीं रही है। और अगर आप 108 पंचेस शुरू कर दोगे, 45 डिग्री एंगल ऊपर पे 36, मतलब ऐसे, और ये पास में रखना है यहाँ पर, और ऊपर जाते जाते ऐसे गोल घुमाना है, और फास्ट, और मुंह बंद करके या ऐसे मुंह खोल के, या नासिका से ऐसे आप 36 कीजिए, ऐसे 36 कीजिए स्ट्रेट, और 36 नीचे की ओर कीजिए, 108 पंचेस शुरू कीजिए, आपका होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, मतलब लेग्स, थाइज, बटक्स, ये भी सब एक्टिव हैं, बैक भी एक्टिव है, हैंड्स भी एक्टिव हैं, और ऐसी गर्मी पैदा होगी ना 108 में, मुझे तो अभी बस 5-10 पंचोस में भी गर्मी हो रही है। सो इमीडिएटली एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे लेवल पे बनाना सीखे। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं कि ये एक्सरसाइज से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये ज़रूरी है। स्टेयर क्लाइंबिंग ज़रूरी है, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप से बहुत लाभ मिलता है, ऐसे 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 ऐसे। बेसिकली हम देखते हैं जितना आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, उतना आपका मसल ताकतवर बनने वाला है, और उसमें अगर रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक्सरसाइज में काफ़ी भ्रम है जो हमें क्लियर करने हैं। वॉकिंग पे अकेले डिपेंडेंट नहीं रहना है,
जब वेट लॉस हो रहा है तब ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, तब आप सिंपल रबिंग, शेकिंग, टैपिंग वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप है। और एक ज़रूरी चीज़ है, जैसे चेयर के ऊपर बैठे बैठे सूर्य नमस्कार है, क्योंकि मसल की 3 चीज़ें मैंने बताई थी। एक था माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर, दूसरा है उसके अंदर चर्बी है, तो उसके अंदर की चर्बी कम करने के लिए तो डाइट का रोल ज़्यादा रहेगा, जो हमने डिस्कस किया है। लेकिन उसके आसपास की जो परत है, बाहर का जो इलाका है, वहाँ पर है एसिड और सूजन, और इसका मेन कारण है जकड़ा हुआ खून। जकड़ा हुआ खून जो आर्टरी और वेन के बीच में अटक गया है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में अटका हुआ है, क्योंकि वेन्स जो है वो 90% ही एफिशिएंट है। हार्ट ने जो भी खून दूर दूर तक भेजा, वेन्स ने 90% लाया, 10% लाना है आपको, तो रबिंग करो, शेकिंग करो, टैपिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, हिटिंग करो, कुछ करो, तभी जाके वहाँ पे मूवमेंट होने वाला है। तो उसके लिए चेयर सूर्य नमस्कार बैठ के आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 60-70% डायबिटिक्स खड़े खड़े सूर्य नमस्कार कर भी नहीं पाते हैं। पैर उठाया, दबाया, दूसरा पैर उठाया, फिर थोड़ा सा मसल स्टिमुलेशन लाइक लाइट स्क्वाट्स, लाइट पुशअप्स, वॉल के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग 60-70 साल के हैं, तो बस दीवार से थोड़ा सा पुशअप कर रहे हैं लाइट, या घुटने टिका के पुशअप कर रहे हैं, या नॉर्मल पुशअप अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बस 10-15-20 शुरुआत में एकदम लाइट लाइट लाइट, थोड़ा संतुलन आसन, कोर स्ट्रेंथनिंग, ऐसे अगर आप सिंपल एक्सरसाइज रखेंगे शुरुआत में, फिर थोड़ा योगाभ्यास बढ़ाया, कपालभाति 300 तक, अग्निसार 108 तक, flatdummy.com, पतली कमर.com चाहिए तो अग्निसार करें, और अच्छे से फ्लैपिंग करेंगे अग्निसार में, कपालभाति में। थोड़ा अंदर के जो अवयव हैं, पैनक्रियाज है, लिवर है, किडनी है, वहाँ पर मतलब थोड़ा सा कंप्रेशन भी होगा, फिर रिएक्टिव हाइपरेमिया भी होगा, मतलब थोड़ा ब्लड सप्लाई बढ़ेगा भी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, और वो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए फ़ायदा करेगा, जो वॉकिंग में नहीं होगा। थोड़े सिंपल आसन है, मंडूकासन बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, अर्धमच्छिंद्रासन है, बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, बालासन है, चाइल्ड्स पोज है, कैट काउ पोज है, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी पोजेज आप शुरू कर सकते हैं जो आपको हो सकती हैं। थोड़ा कपालभाति और ये सब ऐड करने के बाद फिर मैंने देखा है कुंभक का रोल बहुत बड़ा है, ब्रेथ होल्ड, क्योंकि ब्रेथ होल्ड से साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ेगी। तो ब्रेथ होल्ड स्टार्टिंग विथ सिंपल 2 सेकेंड होल्ड, और मेरा फेवरेट वहाँ पर है विभाग प्राणायाम, क्योंकि वो बहुत इजी है, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट सब लोग कर सकते हैं। कनिष्ठ विभाग, नीचे आपने 4 काउंट ब्रीद इन, 2 काउंट होल्ड, 6 काउंट ब्रीद आउट, क्योंकि जितना ब्रीद आउट आपका लंबा रहेगा उतना आपका पैरासिम्पैथेटिक मतलब रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और आपकी वेगस नर्व भी एक्टिवेट होगी, जो बहुत ज़रूरी है। वरना आजकल के जीवन में हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं इधर उधर, इवन अभी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं, 1.5 टाइम कर रहे हैं, क्यों? बैठो ना, ठहराव लाओ ना, रिलैक्स, मरने ही वाले हैं एक दिन सब लोग। आप मैं सब, हाँ साइंटिफिक फैक्ट है। आज का दिन हेल्दी कर सकता हूँ क्या? आज का दिन हैप्पी कर सकता हूँ क्या? आज का दिन थोड़ा ठहराव लाऊं क्या? आज का दिन थोड़ा स्क्रॉल कम करके एक पॉडकास्ट अच्छे से देखूं क्या? उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वेगस नर्व को ताकत मिलेगी जो 90% फाइबर कैरी करता है। अच्छा, तो इसलिए ब्रीदिंग आउट थोड़ा लंबा करो, और फिर ब्रीद आउट होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। 7 बार कनिष्ठ विभाग, 7 बार मध्य विभाग, 7 बार टॉप। अभी कोट है इसलिए अच्छे से मुश्किल है, तो पूरा हाथ ऊपर लेके अच्छे से अपर लोब को स्टिमुलेट करना है। 4-2-6-2 विभाग प्राणायाम आज से ही शुरू करें। इमीडिएटली आपकी एनर्जी लेवल दिन भर की बढ़ेगी और मेंटल कामिंग इफेक्ट फील करोगे, क्योंकि ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा। जो लोग कुंभक मतलब ब्रेथ होल्ड इनसाइड फॉर मिनिमम 1 मिनट कर पाएंगी, आप तो योगी नहीं है, आप तो करती भी होंगी, उसका लाभ और आनंद और एक्चुअल साइंटिफिक बेनिफिट्स अनइमेजिनेबल है। मतलब वो आप कोई भी एक्सरसाइज फॉर्मेट में ला नहीं पाओगे उसको। और यही चीज़ आपने डॉग पैंटिंग करना है, फिर 20-30 बार, और फिर ब्रीद आउट करके होल्ड करने की कोशिश करना है शंख मुद्रा में ऐसे, और उसका टारगेट लेना है 30 सेकेंड्स। अगर आप
हफ्ते में एक बार भी 1 मिनट का ब्रेथ होल्ड इन इनसाइड और आधा मिनट का ब्रेथ होल्ड आउटसाइड शुरू कर सके, और अगर अच्छे से कर पाए तो ऑल्टरनेट डे कर सके, तो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी मसल में बढ़ेगी। तो आपने ऐसे एक्सरसाइज में थोड़ा योग की ताकत इस्तेमाल करनी है, उसका शास्त्र इस्तेमाल करना है। सिर्फ वॉकिंग पे भरोसा नहीं रखना है। 20 मिनट वॉकिंग किया, ठीक है, गुड। और ये सब थोड़ा वेट लॉस करते हुए ये सब ज़रूरी है। जब आपका वेट लॉस हो गया, फिर जिम इज़ मॉडर्न डे योगा। वेट ट्रेनिंग पुराने ज़माने में जब हम ऑलरेडी 18-20 हज़ार स्टेप्स चलते थे, ऑलरेडी शरीर को पानी निकालो और कपड़े धो और वज़न यहाँ से वहाँ उठाओ, पूरी तरह बॉडी की कसरत हो जाती थी 2500 साल पहले। तब स्थिरम सुखम आसनम का आविष्कार हुआ टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द बॉडी। अभी वो ऑलरेडी स्थिरम सुखम में ही है, हिल ही नहीं रहा है कुछ ज़्यादा ही सुख में चला गया है तो उसको पहले तोड़ो मरोड़ो। इसलिए मॉडर्न डे योगा मतलब ये यौगिक प्रक्रियाएं तो अद्भुत है और एक जीवन कम है सीखने के लिए, बट रेगुलर डे टू डे लाइफ में हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपके मसल गोल के हिसाब से आधा पौना घंटा वेट ट्रेनिंग इन अ प्रॉपर जिम विद अ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, या कम से कम रेजिस्टेंस बैंड्स या डंबल्स एट होम अनिवार्य है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी और क्वालिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। और फिर कार्डियो का बैलेंस, और हम बोलते हैं SSS, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्ट्रेचेबिलिटी, तीनों का बैलेंस लाएं। सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशन है कि आप 220 ये जो नंबर है उसमें से आपका एज माइनस कर दो। लेट्स से आपका एज है 50, तो नंबर आ जाएगा 170। तो 170 तक इज़ द मैक्सिमम हार्ट रेट यू शुड टारगेट इन एनी एक्सरसाइज। उसके ऊपर जाना मतलब खतरा हो सकता है आपके लिए। अच्छा, ओके। 170 माइनस 10% विच इज़ 153, ये आपका जोन 5 हो जाता है, जो प्योर एनारोबिक हो जाता है। मतलब जहाँ पे लैक्टेट्स बनेंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड इज़ द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर मसल ग्रोथ एंड माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इम्प्रूवमेंट। बट जोन 5 आप ज़्यादा देर नहीं रह पाओगे और थोड़ा रिस्की भी रहता है। तो जोन 4 इज ऑल्सो गुड, मतलब 153 माइनस 17 मतलब 136 तक। तो मोटा माटी 135 के ऊपर जाने की कोशिश करो, 1 से 70 तक कम से कम 10 मिनट के लिए दिन भर में। 10 मिनट की बात हो रही है, ज़्यादा नहीं है। अद्भुत लाभ है। जोन 3 रहेगा 136 माइनस 17 119 के आसपास, विच इज़ एरोबिक, मतलब आपका ऑक्सीजन इस्तेमाल होने वाला है, ग्लाइकोजन इतना इस्तेमाल नहीं होगा वहाँ पर। और उसके नीचे आएगा जोन 2, मतलब लेट्स से 102 के आसपास, और जोन 1 मतलब शुरुआत आपका 85 से 102 तक हार्ट रेट रहेगा। तो थोड़ा जोन 4 जोन 5 का ट्रेनिंग होना चाहिए लाइट। इसमें कभी कभी हफ्ते में 2 दिन स्प्रिंट्स भी काम आती है। मतलब 40-50 की उम्र तक ना लोग स्प्रिंटिंग भूल जाते हैं। करेक्ट। स्प्रिंट करते ही नहीं है, कभी जाके ट्रेन पकड़ना ही नहीं है जोर से, या कोई बस पकड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप 10 से 14 सेकंड स्प्रिंटिंग शुरू करें, कितना बोला, 10 से 14 सेकंड, हार्डली इज एनीथिंग। आप वॉक पे जा ही रहे हो, अभी वॉक में भी इतना शास्त्र आ गया है कि 3 मिनट आप रेगुलर स्पीड से करो, 3 मिनट थोड़ा फास्ट वॉक करो। जापानीज़ टेक्निक आ चुकी है, काफ़ी लोगों को पता भी है। और ये अगर आपने 3 बार कर लिया, मतलब 6 × 3 18 मिनट्स, या 5 बार किया मतलब 6 × 5 30 मिनट्स, इसी दौरान आपका जो लास्ट राउंड है या सेकंड लास्ट राउंड है उसमें 10 या 14 सेकंड के लिए आप स्प्रिंट मारो। स्प्रिंट मतलब शेर पीछे है भाई, एकदम ज़ोर से दौड़ोगे आप। बट वो 2 स्प्रिंट्स आप जो लगाओगे हफ्ते में 2 दिन, वो भी आपका एक्सरसाइज का पूरा मतलब एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा आपके बॉडी को। सुपर्ब। मेरा तो मन अभी कर रहा है कि मैं तुरंत जाऊं और जिम में वेट लिफ्टिंग करूं। करेक्ट, सुपर्ब सुपर्ब। तो सर मुझे बताइए कि ऐसे क्या इंडिकेटर्स हैं। आपने काफ़ी बिट्स और पीसेस में तो बता ही दिया है, बट एक रिस्पॉन्स में मैं जानना चाहूँगी कि मुझे कैसे पता कि मुझे डायबिटीज़ हो सकता है या मुझे डायबिटीज़ है। क्योंकि कई लोग देखते हैं कि मैंने बाथरूम किया, उसमें मे बी चींटियाँ आ गई, राइट, यूरिन टेस्ट, तो वो एक है क्या? इज़ दैट दी ओनली फैक्टर, या और भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं सटली या विजिबली जो इंडिकेट करते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है या फिर मैं प्री डायबिटिक हूँ?
50% लोगों में कोई इंडिकेटर नहीं रहेगा, रूटीन मेडिकल चेकअप में पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है। 50%। बाकी 50% में क्या क्या सिग्नल्स आ सकते हैं, वो सिग्नल्स सारे शुगर मेटाबॉलिज्म और उससे जुड़ी हुई मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो सबसे पहला, अगर शुगर बढ़ रही है खून में और आपने कभी चेक ही नहीं किया, तो वो एक्स्ट्रा शुगर आप नाक से फेंक नहीं सकते, कान से फेंक नहीं सकते, एक्स्ट्रा शुगर आप यूरिन से फेंकेंगे, तो यूरिनेशन बढ़ेगा। तो अगर यूरिनेशन बढ़ रहा है कि यूरिन के द्वारा शुगर फेंकना है और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर नहीं फेंकी जा सकती है, तो थोड़ा यूरिन भी बढ़ाना पड़ेगा, वाटर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यूरिनेशन बढ़ना ये कॉमन सिम्टम रहता है। और चूंकि यूरिनेशन बढ़ जाता है, पानी का लॉस शुरू हो जाता है, तो थर्स्ट बढ़ती है, प्यास बढ़ जाती है और इसके साथ भूख भी बढ़ती है। भूख इसलिए बढ़ती है क्योंकि खून में शक्कर ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पहुँचनी चाहिए पेशियों में वो पहुँच नहीं रही है। तो पर्सन इज हंग्री येट टायर्ड। मतलब अगर आप देखोगे टिपिकल डायबिटिक जो एकदम ऐसे 9-10 HbA1c लेके आते हैं, उनमें देखेंगे कि वो थोड़े डिहाइड्रेटेड दिख रहे हैं, मतलब पानी कम है, बल्कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं, भूख लग रही है, फिर भी टायर्ड है, थोड़ा मसल लॉस भी हो गया, थोड़े दुबले भी दिख रहे हैं, वेट लॉस भी हो गया सडनली क्योंकि वाटर लॉस हो गया और थोड़ा मसल लॉस भी हो गया। और कभी कभी इन्फेक्शंस, जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि शुगर बढ़ी हुई है तो बैक्टीरिया खूब पनप रही है वहाँ पे और आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होने में ये सिम्टम आएंगे। मैं तो कहूँगा अगर आपको कोई सिग्नल चाहिए तो एकदम सिंपल सिग्नल पकड़िए, अपनी हाइट नापिए कितनी है इंचेस में। अगर आप 5 फीट 6 इंचेस हैं, मतलब 66 इंचेस, क्योंकि 5 फीट इज 60 इंचेस प्लस 6, 5-6 एक एवरेज हाइट पकड़ रहा हूँ इंडिया में, तो 66 इंचेस आपकी हाइट है। घर पे एक मेजरिंग टेप होता है, उसको लीजिए और कमर के इलाके में नापिए उसको, और कमर का इलाका अगर आपका 66 का हाफ मतलब 33 के ऊपर है तो खुद को डायबिटिक समझिए और काम पे लग जाइए, क्योंकि कमर का घेरा बढ़ना ये सबसे बड़ा साइन है। इट इज़ नॉट अ सिम्टम बट इज़ अ बिग साइन कि आपके शरीर में इंसुलिन अवरोध शुरू हो गया है और ज़्यादा इंसुलिन आपके पेट के आसपास घेरा बढ़ा रहा है। ऐसे कौन से टेस्ट्स हैं सर जो मुझे करने चाहिए, जो मुझे इधर इस्टेब्लिश करेगा कि मैं डायबिटिक हूँ, या फिर मुझे शायद से बता सकता है कि आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है? डायबिटीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए सिंपल टेस्ट है HbA1c। 5.7 के नीचे तो आप डायबिटिक नहीं है, 5.7 to 6.5 प्री डायबिटिक, 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, ये जो होने वाला है इसको समय लगेगा, कभी 5 साल कभी 10 साल। आपको इसके पहले इसका इंडिकेशन देने वाली 2 टेस्ट हैं। एक है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, जो हम कई सालों से बताते आए हैं, फेमस कर रहे हैं। फास्टिंग इंसुलिन होनी चाहिए 4 या 5 के आसपास, मैक्सिमम 6 और 10 के बीच में है तो आपके अंदर माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू हो चुका है, लेकिन ज़्यादा इंसुलिन बनाकर आपकी शुगर कंट्रोल में है। और 10 के ऊपर अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन है, मतलब सुबह सुबह जब आप उठे, खून दिया, तो आपका पैनक्रियास थक रहा है ज़्यादा इंसुलिन बना के। ऐसा समय दूर नहीं, 2-4-5 साल में जब पैनक्रियास ज़्यादा थक जाएगा और तब शुगर बढ़ जाएगी। तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है HSCRP, हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो बताता है कि कितना एसिड या सूजन है आपके शरीर में। अगर 1 के अंदर है तो ठीक ठाक है, कंट्रोल में है, 1 से 3 के बीच में माइल्ड प्रॉब्लम है, और 3 के ऊपर मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि वो मेजर इसलिए भी है क्योंकि वो हार्ट के ब्लॉकेजेस पैदा करेगा। और अब हम जानते ही हैं कि इस देश में कितने लोगों के हार्ट को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर घर में एंजियोप्लास्टी, बाईपास। तो ये 2 टेस्ट करें HbA1c के अलावा। ऐसे दिनचर्या के और कुछ पेन पॉइंट्स बताइए कि लोग ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपनी दिनचर्या में, जिससे वो डायबिटीज़ का या तो शिकार बन गए हैं या आगे जाके पक्का बनने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़, एलिफेंट इन द रूम, जिसके लोगों ने खुद के बाल नोच के निकाल देने चाहिए बेसुन के, वो है स्लीपिंग टाइम, सोने का समय। सोने का समय जितने भी पेशेंट से बात करो जब शुरुआत में आते हैं, वो 11, 11:30, 12 के आगे ही है। बच्चों का भी हो गया है, माता पिता का भी हो गया है, अब तो दादा दादी का भी हो गया है। अच्छा, वो भी फ़ोन पे चिपके रहते हैं। हाँ, अभी दादा दादी भी फ़ोन पे चिपके हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सोने का टाइम की बम्बैया भाषा में वाट लगी हुई है सही में, और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सबसे बड़ा सप्लीमेंट या रिवर्स करने वाला अस्त्र जो है वो है 10, मैक्सिमम 10:30 तक सो, 9 बजे सबके फ़ोन निकालो, सबके,
बच्चों के, मम्मी पापा के, दादा दादी के फ़ोन कलेक्शन प्रोसेस, फ़ोन हटेगा, झगड़ा हो रहा है होने दो घर में, डिसिप्लिन लाओ, टीवी वीवी सब बंद 9 बजे के बाद, ठीक है 9:30 तक देखना है, थोड़ा बहुत किसी ने देख लिया बस खलास। और आँखों को एक्चुअली रेस्ट चाहिए वो ब्लू लाइट से कम घंटा भर। मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की वाट लगी हुई है। अब तो ऐसी अवस्था है कि 12 बजे के पहले नींद ही नहीं आती है। करेक्ट। तो सर हम कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन क्या करें, अब इस नींद ही नहीं आती है। अरे बाबा वो हार्मोन बंद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, 5 दिन के लिए मेलोसेट या मेलाटोनिन की हार्मोन की गोली मिल जाती है मार्केट में, जो एडिक्टिव नहीं है। अगर विल है, इच्छा है तो ले ले वो गोली, उसके साथ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लो 200 मिलीग्राम, वो भी नींद में हेल्प करेगी। या 5 पिस्ता खा लो, 5 पिस्ता से भी नींद इंप्रूव हो जाती है। अच्छा। या थोड़ा घी यहाँ पे लगा लो। सीरियसली दीज आर स्मॉल थिंग्स विच हेल्प लिटरली, जिनको नींद की समस्या है। मेलोसेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, 5 पिस्ता, घी लगाना, सोने के बाद 100 से उल्टा काउंट करना 0 तक, बहुत मुश्किल होता है। आप 100, 99, 98, जब तक 85 तक आते हो तब कहीं घुस जाते हो, कोई विचारों में चले जाते हो। फिर वापस 100 से शुरू करो, ब्रेन को थका दो उल्टा काउंटिंग से। या आंखें बंद है, विचार कर रहे हो, उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, पिक्चर्स में चले जाओ, राइट ब्रेन की ओर चले जाओ जो ड्रीम्स में जाता है, उससे नींद आ जाएगी। नींद कैसी ठीक करनी है और क्या आपको सूट करेगा उसके पीछे पड़ो। थोड़ा टेम्परेचर ठंडा कर लो, रूम टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करने से आप बहुत जल्दी सोते हैं, 2-3 मिनट एवरेज आता है। रूम गर्म है तो आप 20-25 मिनट लगा सकते हैं सोने के लिए, इतनी सिंपल चीज़ है। और हेल्प लो, मेडिकल हेल्प लो या कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प लो, बट सो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। जिनका नाइट शिफ्ट है वो क्या करें? अब कितने दिन नाइट शिफ्ट है वो देखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा जॉब ले लिया है जो हर रोज़ ही नाइट शिफ्ट है तो बल्ले बल्ले आपने फिर प्लान करना है कि ये कितने साल करोगे आप, 1 साल, 3 साल, 5 साल। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट में हो तो आप जल्दी बूढ़े बनने वाले हो, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, झुर्रियाँ जल्दी आएंगी और बीमारियाँ जल्दी आएंगी, क्योंकि आप सर्कैडियन रिदम के अगेंस्ट काम कर रहे हो। लेकिन पैसा कमाना है, घर चलाना है, EMI निकालना है, तो फेयर इनफ आप टाइम डिसाइड कर लो कि इतने समय तक मैं नाइट शिफ्ट में काम करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, ठीक है। अब अगर आप रोटेटिंग नाइट शिफ्ट्स में हैं, मतलब कुछ दिन एकदम ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं जो बहुत लेट चलती है, या कुछ दिन थोड़ी मीडियम वाली होती है जो लेट से 2 बजे ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा आपका डाइट और एक्सरसाइज का। एनीथिंग एल्स सर जो अपना डायबिटीज़ रिवर्सल प्लान में आप शामिल करना चाहेंगे? मेडिकल असेसमेंट, वो नींद, डाइट, एक्सरसाइज सबके पहले आती है। उसमें हमने जस्ट टच अपॉन किया था कि लेट्स से फास्टिंग इंसुलिन HSCRP करे। ऐसे ही अगर विटामिन डी, जिसका भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अगर वो कम है तो वही इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। बहुत बड़ा कारण है लो विटामिन डी। अच्छा, और ये तो इंडियंस 80% इंडियंस का लो विटामिन डी है मेरे ख्याल से। Yes. तो हम सब ससेप्टेबल हैं फॉर टू गेट डायबिटीज। एब्सोल्युटली, इसलिए लो एनर्जी रहती है, थक जल्दी जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाने के लिए हमें विटामिन C, D, E तीनों काम आते हैं। ओके। तो D चाहिए, E भी चाहिए, C भी चाहिए, B3, B6 और B12 भी चाहिए। B12 की तो बहुत अहमियत है और 95% लोगों में B12 कम है। करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही मिनरल्स भी होते हैं। क्रोमियम उसमें टॉप ऑफ द चार्ट है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी पैदा करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। क्रोमियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, सेलेनियम, वनेडियम, ये 6 मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है और ये सब आपका मेडिकल असेसमेंट का पार्ट होना चाहिए। मैग्नीशियम आप गिन सकते हैं, कैल्शियम आप गिन सकते हैं, आयरन भी आप गिन सकते हैं, हेमोग्लोबिन चेक करना है। और बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ में रहते हैं, मतलब थोड़ा हेमोग्लोबिन कम है, थोड़ा आयरन कम है, मर नहीं रहे हैं, आज हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, बट गाड़ी बड़ी स्लो स्पीड से चल रही है और वो स्लो स्पीड में थोड़ी चर्बी एक्यूमुलेट हो रही है, थोड़ा शुगर एक्यूमुलेट हो रहा है और धीरे धीरे डायबिटीज़ की ओर जा रहा है। तो मेडिकल असेसमेंट में विटामिन मिनरल असेसमेंट और इमीडिएटली उसका करेक्शन करेंगे तो आपका फैट बर्निंग, आपका ग्लूकोज बर्निंग बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है, डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प होती है। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैटी लीवर आता है। SGPT SGOT रेशो 1 के ऊपर रहना बहुत कॉमन, मतलब 90% लोगों का हम देखते हैं ऑलमोस्ट, और वो रिफ्लेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल में आपका ट्राइग्लिसराइड HDL रेशो के बारे में हमने बात की, 2 के अंदर रहना चाहिए,
और अगर वो 2 के ऊपर है मतलब आप फैट स्टोरिंग मोड में रहेंगे, आप फैट बर्न ही नहीं कर पाएंगे जल्दी। और वही आपका अगर 2 के अंदर आ गया, आप जल्दी फैट बर्न करोगे। क्योंकि कई बार लोगों को देखते हैं ना वो कि और ये तो बहुत कुछ खाता है, खाती है, लेकिन ये तो फैट बर्न करती है, ये थोड़ा सा भी सूंघ भी ले आइसक्रीम तो भी फैट बढ़ जाता है इसका। क्योंकि ये केमिकल खेल है, ये रेशियोज का खेल है, ये हार्मोन्स का खेल है, ये आपके अलग अलग विटामिन मिनरल्स का खेल है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ डाइट प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ शुगर प्रॉब्लम, इट्स जस्ट नॉट अ एक्सरसाइज प्रॉब्लम, इट्स अ डीप मेडिकल प्रॉब्लम। तो आप ये मेजर कीजिए, फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL मेजर कीजिए, वो 4 के ऊपर है तो आपका हार्ट प्रॉब्लम चालू हो गया है। मैंने मेरा लिवर का कनेक्शन कोलेस्ट्रॉल के साथ जोड़ना है, समझना है। मैंने मेरे किडनी का असेसमेंट बराबर करके माइक्रोअल्ब्यूमिन मतलब यूरिन से प्रोटीन जा रहा है क्या, वो चेक करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किडनी जल्दी खराब हो रही है, डायलिसिस के सेंटर्स ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। और इतनी डेथ्स हो रही है सर फॉर किडनीज। आई जस्ट लॉस्ट अ फ्रेंड मेरी उम्र का 34 ईयर ओल्ड टू किडनी फेलियर। इट्स सैड एंड द मोमेंट यू गो इनटू डायलिसिस इट्स रियली सैड। हमने भी कितने ही कार्यक्षम लोग मतलब वेरी वेरी सीनियर CXOs, वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और बहुत ही सीरियस लोग 50-55 में देखे हैं कि ध्यान नहीं दिया। हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स कॉमन है, किडनी फेलियर्स कॉमन है, फिर डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करो रे, वो फिर लिस्ट में नाम लगाओ तो 3 साल के बाद नाम लगेगा आपका, फिर डोनर ढूंढो रे, परेशानी परेशानी। और ये सब परेशानी 40 to 60 के बीच में ही, मतलब 20 साल के थे, थोड़ा लाइफ का मजा लिया, काम शुरू किया, थोड़े बच्चे हुए और इमीडिएटली 40-45 मेनोपॉज आया और गड़बड़ चालू। मतलब क्या है, मतलब हेल्थ स्पैन इतना कम हो गया है, कितना कम साल हम हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही हमारी मेडिकल असेसमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था, आपने जो सप्लीमेंट्स बात करी, जैसे आपने मेलेटोनिन का बीच में बात किया था, विटामिन डी के कैप्सूल्स होते हैं, ये सब लेना सही है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम? जैसे अभी आपने 1 महीने बोला, उसके बाद मुझे रोक लगानी चाहिए, राइट? फिर स्टार्ट करना चाहिए। सप्लीमेंट्स इन जनरल मेडिकल सुपरविजन, एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही लेने चाहिए। विटामिन डी भी अगर ज़्यादा ले लिया तो वो भी किडनी ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो ऑयल सोल्यूबल विटामिन है। इवन B12 ज़्यादा ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो लीजिए ना, जो लोगों ने 4.5 साल और फिर और 3-4-5 साल मेहनत की है, जाके बैठिए, रिपोर्ट लेके लीजिए, साल में एक बार तो अच्छे से अपना रीबैलेंसिंग कीजिए सप्लीमेंट्स का। थोड़ा बहुत 1 आध महीना ले लिया आपने खुद से, ठीक है, बट प्रॉब्लम तो गहरा होता है कई लोगों में। ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट देख लिया, थोड़ा सप्लीमेंट ले लिया, सब कुछ ठीक हो गया। तो अच्छा असेसमेंट करके इन्वेस्ट करें आपका टाइम, एनर्जी, मनी, और ठीक करें, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा सुख है ना, निरोगी काया। सुपर्ब, आई एम फ्लोर्ड विद दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी। बहुत कम अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहते हैं बाय द वे ऑफ गिविंग सो मच फ्री इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फ्रॉम द हार्ट कि आपने यू मेड दिस पॉसिबल। बहुत मज़ा आया, बहुत सरलता से आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, विद ह्यूमर, विद एंटरटेनमेंट, कि पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चले गया। एंड आई एम श्योर ये मास्टर क्लास से बहुत लोगों को जो शायद से एक्सपेंसिव हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी घर बैठे बैठे बहुत रिलीफ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत प्लेजर हुआ। गॉड ब्लेस यू एंड वी होप टू हैव यू सून नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर द इनवाइट, और कल्याण हो, अच्छे से जीवन जीना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, sir. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.